तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 2.0 के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने कल आपको समझाया था कि ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें 4 ऑर्गेनेल्स मिल करके साथ में काम कर रही होती हैं। ये जो 4 ऑर्गेनेल्स हैं, इनके नाम क्या क्या थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआरबी कह रहे थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम जीसीबी कह रहे थे, उसके बाद आ रहा था आपका लाइसोसोम, भिगो भिगो कर मारने वाली ऑर्गेनेल, एंड उसके बाद आ रहा था आपका स्टोर हाउस ऑफ द सेल, जिसे हम वैक्यूल कह रहे थे। इन चारों ऑर्गेनेल्स को वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आज खत्म कर दें, एंड उसके बाद हम आगे बढ़े टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, जिसके बाद ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि आपके मोटे मोटे सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। छोटी मोटी चीजें जैसे सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ये कुछ 5-6 चीजें आपकी बचेंगी जो 1-2 लेक्चर में कवर कराई जा सकती हैं। मेन मुद्दा जो है वो आपका आज और कल का है, यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। आज हम 4 ऑर्गेनेल्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल है मेरे दोस्त। कई सवाल ऐसे होंगे जो आपका दिमाग हिला देंगे, कई सवाल ऐसे होंगे जो थोड़े से टिल्टेड होंगे, कंफ्यूजिंग होंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको देख करके आपका दिमाग फट जाएगा। लेकिन उन सारे सवालों को हम लोग प्यार से डिकोड करेंगे, मिनिमम पॉसिबल टाइम में विद हाई एक्यूरेसी डिकोड करेंगे, जिससे एनसीईआरटी से बनने वाला कोई भी कितना भी टफ सवाल आप आसानी से बना पाए। ऑलराइट, क्या हम लोग इस सेशन को शुरू करने के लिए एकदम तैयार हैं विद फुल पावर? एक बार फटाफट बताइए तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे मेरे भाई हम लोग यहां पर अपनी पूरी एनर्जी डाल सकें, अपनी पूरी एनर्जी झोंक सकें और स्टार्ट कर सकें इस प्यारे से टॉपिक को जिसका नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसका डायग्राम मैंने कल ही आपको बनवा दिया था, एंड आई होप आपने वो डायग्राम अच्छे तरीके से ड्रॉ भी कर लिया होगा। मैं आपको दोबारा से इस डायग्राम की स्पेशलिटीज बताता हूं और उसके बाद हम एक एक ऑर्गेनेल को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आराम से सुनिए कि इस डायग्राम में हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूं। भैया, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले है हमारे पास ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसे इनर एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस कहा, और ये न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसे आउटर एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस कहा। अगर आप एक चीज नोट कर पा रहे हो, आपको एक बात यहां पर दिखाई दे रही होगी कि न्यूक्लियर एनवेलप में छेद है ना। यहां पर देखो, आउटर एनवेलप और इनर एनवेलप मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहां एक छोटा सा पोर बन गया, यहां एक छोटा सा पोर बन गया। न्यूक्लियस में ऐसे काफी सारे छेद होते हैं जो मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर या बाहर भेजने में मदद करते हैं। कुछ दरवाजों की तरह ये काम करते हैं, कुछ गेट्स की तरह ये काम करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले छेद, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। ये जो न्यूक्लियस का आउटर एनवेलप है, आपने एक बात देखी कि ये आउटर एनवेलप क्या कर रहा है? ये कंटिन्यूअस है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आउटर एनवेलप है न्यूक्लियस का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एकदम जुड़ा हुआ है, एकदम कंटिन्यूअस है। और किस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस है? स्मूथ वाले के साथ या रफ वाले के साथ? सर, न्यूक्लियस के ज्यादा पास किस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? राइबोसोम कंटेन करने वाला रफ टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप कह सकते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास पाया जाता है, और ये जो स्मूथ, चिकना सा, सपाट सा, बिना राइबोसोम वाला जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। एक जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, दानेदार अपीयरेंस प्रेजेंट है, तो ये क्या बना रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना रही है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। ऐसे इलाके जहां पर रफनेस प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, उसे हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह डाला। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, गोल मटोल आपके यहां पर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम को हम प्यार से कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो बताओ मेरे भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर का काम क्या होता होगा? सर, आरईआर पे प्रोटीन फैक्ट्री बैठी हुई है, तो इसका काम क्या होता होगा? प्रोटीन बनाना। एकदम सही बात है। तो ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाएगा, और जैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, इस प्रोटीन को छोटी सी गोल मटोल वेसाइकल में पैक करके भेज दिया जाएगा किसकी तरफ? गोल्जी की तरफ।
सिमिलरली मेरे दोस्त, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाता है? अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? एस फॉर स्मूथ, ये बनाएगा एस फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी स्टेरॉइड कंपाउंड्स बनाएगा। और स्टेरॉइड्स भी क्या होते हैं? लिपिड ही तो होते हैं। तो अगर आपको एक ही शब्द लिखना हो तो आप क्या कहेंगे? आरईआर प्रोटीन बनाता है सर, और एसईआर क्या बनाता है? स्टेरॉइड्स या लिपिड्स बनाता है। तो यहां से आपके प्रोटीन्स बने, पैक होकर गोल्जी की तरफ आ गए, यहां से आपके लिपिड बने, पैक होकर गोल्जी की तरफ आ गए। अभी इनकी पैकेजिंग पूरी नहीं है, समझ लीजिए मेरी ये जो किताब है ये हमारा प्रोटीन है। हमने क्या किया, इस प्रोटीन पे एक ट्रांसपेरेंट पन्नी चढ़ा दी है अभी बस, कि भैया इसे गोल्जी की तरफ भेज देता हूं मैं। गोल्जी इसको और अच्छे तरीके से पैक करेगा, इसके ऊपर टेप वेप मारेगा बढ़िया तरीके से, जो आपका अमेजॉन से पार्सल आता है ना उस हिसाब का पार्सल, एक पेपर चिपकाएगा, उसके ऊपर टेप वेप लगेगी, आपके घर का एड्रेस लगेगा, स्लिप लगेगी, वो सारी चीजें लगनी अभी बाकी हैं। अभी मैंने क्या किया है, ये जो नए नवेले प्रोटीन और लिपिड बने थे इनको बस एक मेम्ब्रेन बाउंड वसाइकल की फॉर्मेट में कहां भेज दिया है मैंने? गोल्जी के पास भेज दिया है। यानी यहां से थोड़े बहुत गोल मटोल वेसाइकल्स कटते हैं फुचुक करके और गोल्जी की तरफ आ जाते हैं। फुचुक करके यहां से कटा, गोल्जी की तरफ आ गया। और मेम्ब्रेन तो फ्यूज हो सकती हैं, तो गोल्जी की मेम्ब्रेन के साथ ये वसाइकल की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी, लिपिड और प्रोटीन गोल्जी में पहुंच जाएंगे। ये जो गोल्जी में पतली पतली डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है, एक ये डिस्क हो गई, इसके पैरेलल ये दूसरी डिस्क हो गई, इसके पैरेलल ये तीसरी डिस्क हो गई, इसके पैरेलल ये चौथी डिस्क हो गई, इसके पैरेलल ये पांचवी डिस्क हो गई। वाईफाई जैसी अपीयरेंस आ रही है, वाईफाई के सिंबल जैसी। ये जो आपकी पतली पतली सी डिस्क हैं, इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप गोल्जी की सिस्टरने कहते हैं, इसको आप सिस्टरने कहते हैं। 5 सिस्टरने हैं यहां पर, ऐसी सिस्टरने जिसमें प्रोटीन और लिपिड ताजा ताजा बन के आ रहा है, फॉर्म होके आ रहा है, इसे हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। यहां चीजें नई नई बन के आती हैं, इसे हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, या इसे हम सिस फेस कहते हैं, या कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। इस वाले फेस को देखोगे तो आपको कन्वेक्स दिखाई देगा। और इसके जस्ट अपोजिट एंड वाला जो होता है, इसको आप क्या कहोगे? इन सारे नामों को उल्टा कर दो। सिस का उल्टा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ट्रांस, कन्वेक्स का उल्टा फिजिक्स में पढ़ते हैं लेंसेज में कनकेव, और फॉर्मिंग, यहां चीजें बन के आ रही हैं फॉर्म होके, यहां से निकलेंगी मैच्योर होके, तो इसे क्या कहा जाता है? मैच्योरिंग फेज कहा जाता है। ये इसके 3 नाम हैं। और बीच की जो आपकी सिस्टरने हैं इन्हें आप कहते हैं मीडियन गोल्जी, यानी मीडियम लेवल पे पाई जाने वाली, बीच में पाई जाने वाली आपकी गोल्जी इसे कहा जाता है। तो सिस फेस, ट्रांस फेस और बीच की मीडियन गोल्जी। यहां पे आपने प्रोटीन को भेजा, ये प्रोटीन यहां पहुंच गया, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, ये प्रोटीन आपका आगे पहुंच गया, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ आगे पहुंच गया, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ कट के आगे पहुंच गया, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ कट के आगे पहुंच गया, और यहां से फाइनली मैच्योर होकर के निकल गया। कहां निकल गया? ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन कौन सा है या लिपिड कौन सा है। समझ लीजिए एक ऐसा लिपिड है जो सेल के बाहर जाना चाहता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल के बाहर जाना चाहता है, तो उस पर मैं एक चिट लगा दूंगा कि इसे सेल के बाहर भेजो, इसे एक्सोसाइटोसिस करनी चाहिए, इसे सिक्रीट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सीधा गोल्जी से सामान को पैक करके सेल के बाहर की साइड भेज देंगे। अगर मैं कह रहा हूं एक ऐसा प्रोटीन या ऐसा लिपिड तैयार हो गया है जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, तो मैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेज दूंगा। एक ऐसा प्रोटीन तैयार हो गया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाना चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भेज दूंगा। एक ऐसा प्रोटीन है जो न्यूक्लियस में जाना चाहिए, तो न्यूक्लियस की तरफ भेज दूंगा। सेल के अंदर या सेल के बाहर कहीं भी मुझे किसी प्रोटीन या लिपिड को भेजना है तो मुझे एड्रेस की स्लिप तो लगानी पड़ेगी। वो एड्रेस की स्लिप कौन लगाता है? गोल्जी लगाता है। तो गोल्जी के मेन 2 काम है, एक तो एड्रेस की स्लिप लगाना कि भैया जो प्रोटीन और लिपिड तैयार हुए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन और लिपिड बन के आए थे, एक्चुअल में इन प्रोटीन और लिपिड को कहां जाना है उनकी एड्रेस स्लिप लगाना और उनको अच्छे तरीके से पैक करना। भाई सामान है, सीधा सीधा थोड़ी भेज दोगे, अच्छे तरीके से पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। तो पूरी की पूरी पैकेजिंग आपको यहां पर देखनी पड़ेगी मेरे भाई। यस, ये सारी चीजें आपको एज इट इज तैयार करनी पड़ेंगी। ये है आपका गोल्जी। अब मेरे दोस्त यहां से आपका कई बार क्या होता है, गोल्जी से एक वसाइकल कट के क्या बना लेती है? लाइसोसोम बना लेती है। और लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम है? नाम से याद करिए, लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम है? लाइटिक एंजाइम्स है। नाम है लाइसोसोम। लाइसो दैट इज लाइसिस, यानी काटने पीटने वाले, एंड सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी यहां ऐसे एंजाइम्स हैं, यहां ऐसे प्रोटीन्स हैं जो चीजों की डाइजेशन करते हैं, चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। एंड कुछ भी आपके सेल में एक्स्ट्रा है वो आप किसकी तरफ भेज देंगे? वो आप वैक्यूल में भेज देंगे। यानी ईआर ने प्रोटीन और लिपिड बनाए,
गोल्जी ने उन प्रोटीन्स और लिपिड्स को अच्छे तरीके से पैक किया, उन पे एड्रेस वाली स्लिप लगाई कि इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को कहां भेजना है। कुछ अगर आपके सेल में ऐसा सामान बन गया है जिसको आपको तोड़ना है, काटना पीटना है, तो उसको लाइसोसोम में भेज देंगे। कुछ ऐसा सामान है जो आपको सेल के बाहर भेजना है, अभी थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है, तो उसे आप वैक्यूल में स्टोर कर सकते हो। ये आपको समझ में आई या नहीं बात, इतना मुझे बता दीजिए। भैया आज तो स्पैमिंग का बहुत ही बुरा हाल है यार, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ओके ओके, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? यस, क्या हुआ मेरे दोस्त, इतनी स्पैमिंग कैसे हो रही है? ओके, एक बार चेक करते हैं भाई कि क्या चक्कर है। अलाउ मी 10 सेकेंड्स प्लीज। स्लाइड मैप भी लगा हुआ है। अच्छा ओके भाई, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, क्लास चल जाएगी, डोंट वरी, है ना। टीम काम करती है इस चीज के ऊपर। अगर कहीं ना कहीं स्टूडियो में कुछ इशू आ गया होगा, देखो मैं भी घर से क्लास ले रहा हूँ, रुपेश सर भी घर से क्लास लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर कभी ग्लिच आ जाए तो टीचर्स को थोड़ा सा माफ किया कीजिए, है ना, क्योंकि वो हमारे हाथ की बात नहीं होती। अभी मेरा इंटरनेट चला जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, है ना। तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, उसको रेक्टिफाई होने में टाइम लगता है, 5-7 मिनट कभी लग जाती है, तो आप आराम से वेट कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए आप संयम बरकरार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ऑल राइट मेरे भाई, आ जाओ। यहां तक की बात सबको समझ में आई? एक बार फटाफट थम्स अप दे दीजिए या लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए। अभी तक हमने टेक्निकली कुछ समझा नहीं है, वैसे मैंने सिर्फ एक आपको ड्राइंग बनवाई थी, एक चित्र बनवाया था, और उस चित्र में जितनी भी चीजें हम लोग समझ सकते थे वो चीजें हमने ऊपर ऊपर से देखी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, एक एक चीज लिखवाई जाएगी, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि अभी हमने एक क्यूमुलेटिव डायग्राम बनाया है, अभी तो मैं अलग से डायग्राम बनवाऊंगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, फिर गोल्जी का, फिर लाइसोसोम का, फिर वैक्यूल का, तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। आ जाओ मेरे भाई, अब हम शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन, और हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ बढ़ जाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ बढ़ोगे तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो हम सबसे पहले क्या कर ले, न्यूक्लियस बना ले, एकदम बना सकते हैं। न्यूक्लियस में छोटे छोटे छेद बना ले, एकदम बना सकते हैं सर। भाई न्यूक्लियस जो है इसमें क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर पोर देखने को मिलेंगे सर, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो हम यहां क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बना लेते हैं, ठीक है, एकदम ठीक है। आओ मेरे भाई न्यूक्लियर पोर्स बना लो। ये आउटर एनवेलप इनर एनवेलप फ्यूज हो गई, आउटर एनवेलप इनर एनवेलप फ्यूज हो गई, आउटर एनवेलप इनर एनवेलप फ्यूज हो गई, आउटर एनवेलप इनर एनवेलप फ्यूज हो गई। यहां भी फ्यूजन, यहां भी फ्यूजन, यहां भी फ्यूजन, यहां भी फ्यूजन। क्या ये न्यूक्लियस में छोटे छोटे छेद आपको दिखाई दे रहे हैं? यस सर, दिखाई दे रहे हैं। ये जो आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस है, मैंने आपको बताया था इट इज कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे आपके क्या है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क बना रहे हैं, डिस्क जैसे स्ट्रक्चर है जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक नेटवर्क बन जाएगा आपके साइटोप्लाज्म में। खूब सारे ऐसे नेटवर्क दिखाई देंगे। देखो अगर आप गौर से देखो तो ये भी एक पतली सी डिस्क है, ये भी एक पतली सी डिस्क है, ये भी एक पतली सी डिस्क है, और ये भी एक पतली सी डिस्क है, लेकिन ये सारी डिस्क बीच में से कनेक्टेड हैं, और इसीलिए आपको एक रेटिकुलर या नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप के पास वाला इलाका है, ये किस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियर एनवेलप के पास वाला इलाका है, ये क्या हो जाएगा आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। एंड यहां पर जो दूर वाला इलाका है इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। ये बात भी एकदम करेक्ट है। सो दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपके न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियर पोर, दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट है, एंड दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। इन सारी बातों को आप चाहें तो लेबल करके लिख सकते हैं। गौर से देखिए, दिस इज न्यूक्लियस, यस गुरुजी, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर पोर, यस गुरुजी, दिस इज न्यूक्लियर पोर। यहां पे दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that contains ribosome, yes sir, this is rough endoplasmic reticulum,
इट कंटेन्स राइबोसोम्स, एकदम सही बात है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एंड नीचे आपको देखने को मिला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट डू नॉट हैव राइबोसोम, दैट डू नॉट हैव राइबोसोम्स। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर आपको पता लगा कि आर जो है इट कंटेन्स राइबोसोम, एंड इफ इट कंटेन्स राइबोसोम तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी भेजना, कोई चीज बनाई, अब बना के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपनी तरफ थोड़ी रख ली प्रोटीन्स, है ना, इसने सिक्रीट कर दी, किसकी तरफ सिक्रीट कर दी, गोल्जी की तरफ भेज दी, तो इसने सिक्रीट कर दी टुवर्ड्स गोल्जी, गोल्जी की तरफ ये प्रोटीन्स जो है भेज दिए गए, टुवर्ड्स गोल्जी जो है या टुवर्ड्स जीसी जो है ये सिक्रीशन भेज दी गई। अब एसईआर जो है, इसके बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि एसईआर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट मेक्स लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स यानी सेक्स हॉर्मोन्स इन एनिमल्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। क्या मुझे आप एनिमल्स के कुछ स्टेरॉइड हार्मोन के नाम बता सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, स्टेरॉइड हार्मोन कैसे हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो सेक्स हार्मोन में आप नाम बता सकते हैं, मेन फीमेल का जो सेक्स हार्मोन है क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या हो गए, स्टेरॉइडल हो गए। अगर आप मेल की बात करें तो आपका एंड्रोजन है, जिसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरॉन, है ना। तो ये सब कहां बनते हैं, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स या ये सारे लिपिड जो हैं ये कहां बनेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे। एज वेल एज यहां पर क्या बनता है मेरे दोस्त, ये आपका क्या बनाता है, ग्लाइकोजन भी बनाता है, ऑल्सो मेक्स ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक ऐसा शुगर है जिस फॉर्मेट में आपकी स्टोरेज होती है एनिमल्स के अंदर। यानी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होता है, लेकिन वो एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन भी आपका कहां बनता है, एसईआर में ही बनता है। और ये पॉइंट मैंने कहां से उठाया है, ये पॉइंट मैंने उठाया है मेरे दोस्त पीवाईक्यू से, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, समरी में दिया गया है, मेन टेक्स्ट में नहीं है, पर हो सकता है दोबारा से पूछ ले, तो इसके आसपास हम क्या लगा देते हैं, स्टार मार्क लगा देते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब इसने ग्लाइकोजन बनाए, आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाए या कोई भी चीज बनाई, तो इन सारी चीजों को भी क्या किया जाएगा, दे आर ऑल्सो सिक्रीटेड टुवर्ड्स जीसी, इनको भी कहां भेज दिया जाएगा, सिक्रीटेड टुवर्ड्स जीसी, इनको भी मैच्योर होने के लिए या पैक होने के लिए कहां भेज दिया जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये बातें पढ़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, मेन बातें पढ़ी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा तो ये प्रोटीन बनाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अल्फाबेट आ रहा है एस, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाएगा एनिमल्स में, और स्टेरॉइड्स जो है ये लिपिड ही होते हैं। तो आप कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या स्टेरॉइड बनाता है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन और लिपिड अगर बन गए हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इन्हें किस साइड भेज दिया जाएगा, इन्हें गोल्जी की तरफ भेज दिया जाएगा। तो यहां से जो भी प्रोटीन और लिपिड बने, फुचुक करके इनको तोड़ दिया जाएगा, यहां से मेम्ब्रेन का एक गोला कट जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेसाइकल। और ये वेसाइकल आपकी चली जाएगी कहां पर, टुवर्ड्स गोल्जी चली जाएगी, ये वेसाइकल आपकी चली जाएगी टुवर्ड्स गोल्जी, ये आपके टुवर्ड्स गोल्जी या टुवर्ड्स जीसी चली जाएगी। और इसके अंदर आपका क्या है, आपका प्रोटीन या लिपिड बना हुआ है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, इसे हम गोल्जी की तरफ भेज चुके हैं। दिस इज ओवरऑल फ्लो। अब मेरे दोस्त, अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बातें लिखना चाहें तो कुछ एडिशनल बातें भी आप लिख सकते हैं। आराम से देखना मेरे भाई, यहां तक अगर आपने नोट कर ली हैं सारी चीजें तो एक बार डन लिख दीजिएगा इन द चैट सेक्शन, उसके बाद हम शुरू करते हैं। भाई देखिए, मेरे कॉल करने से क्लास ठीक नहीं होगी ना, है ना। तो सर की क्लास अगर नहीं चल रही है तो थोड़ा सा आप यहां पे बैठ के पढ़ो, चीजें रिवाइज कर लो, है ना। जब सर की क्लास स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, उस टाइम पर आप चले जाना, क्योंकि हम दोनों समझ सकते हैं इस चीज को, है ना, मैं भी और रुपेश सर भी, कि हम लोग घर से क्लास लेते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेरी क्लास के दौरान भी हो जाती है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, आप इतना टेंशन मत लीजिए, है ना। सर इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड, सर भी कोशिश कर रहे होंगे कहीं कहीं कॉल करके कि आपकी क्लास दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए, तो आप इतना स्ट्रेस में मत आइए।
यहां भी कुछ कंटेंट चल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड ही कंटेंट चल रहा है, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आपको एकदम यहां से थोड़ा बहुत 5-7 मिनट रिवीजन करो, बाद में आप अपनी क्लास में एंटर कर जाना, है ना। चलो आ जाओ मेरे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। ये स्लाइड मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये स्लाइड मैं कॉपी कर लेता हूं मेरे दोस्त। आओ अब भैया यहां पर हम कुछ बातें लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यहां पे हम कुछ बातें लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है, विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। एक एक चीज को हम लोग लिख डालते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रेटिकुलर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स spreaded in cytoplasm, साइटोप्लाज्म में फैले हुए ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो रेटिकुलम लाइक है, यानी नेटवर्क बना रहे हैं, इसीलिए इनका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिखा। तो ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर या नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि हमने बनाकर देखा भी लास्ट स्लाइड के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन पाया जाएगा, आरईआर या एसईआर। तो आप कहेंगे सर आरईआर जो है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं द आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूएशन में रहता है आपका कौन, आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस। इसके अलावा अगर आप देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल में पाई जाती हैं, और बहुत माइन्यूट डिटेल्स अगर आपकी सेल को देखनी है तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज यूटिलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी is utilized to see endoplasmic reticulum with precision। अच्छे तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए और उसकी स्टडी करने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है। अब एक और चीज आप गौर से देखिएगा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने सेल को दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। समझ लीजिए न्यूक्लियस का अंदर वाला एनवेलप है, ये न्यूक्लियस का बाहर वाला एनवेलप है। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का बाहर वाला एनवेलप जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूएशन में है। इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है, करेक्ट, इस प्रकार का आपका डायग्राम बना। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का इलाका है, ये जो पूरा का पूरा अंदर का इलाका है, ये काला काला इलाका तुरुरु तुरुरु यहां से लेकर के एकदम जितना हम लोगों ने टोटल मार्क किया हुआ है, ये जो पूरा अंदर का इलाका है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस। और बाहर जो बच गया इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी, यानी ये जो आपकी बाउंड्री है इसके अंदर का जितना भी स्पेस है इसे आप कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस और ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ल्यूमिनल स्पेस और ल्यूमन ऑफ ईआर, ल्यूमन ऑफ ईआर। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन को छोड़ के सेल में जितनी भी चीजें बची उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में क्या होता है, एवरीथिंग ऑफ अ सेल एक्सेप्ट ल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमिनल स्पेस को छोड़ के एक सेल में जितना भी इलाका बचा है इसको हम मिला जुला के क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, आपके सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ लीजिए आपका सेल है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको बनाना नहीं है। समझ लीजिए आपका सेल है, या आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के साथ में मैंने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर भैया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया तो इसके अंदर का जो इलाका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का इलाका, इसे हम कहेंगे ल्यूमिनल स्पेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन।
और इसको छोड़कर, इस स्पेस को छोड़कर दुनियादारी में जो बचा है, इस सेल में जो बचा है बाहर का, इसे हम क्या कह देंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कह देंगे, आउटर ल्यूमिनल साइड कह देंगे। तो ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दो हिस्सों में हमने क्या कर दिया है? हमने बेसिकली एक सेल को तोड़ दिया है ईआर की मदद से। यहां तक की बात सबको चमकी? इफ यस, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। बहुत जनरल लेवल की बातें हो रही हैं, बहुत बेसिक लेवल की बातें हो रही हैं। यहां तक अगर सबको सारी बातें समझ में आ गई हैं, एक बार फटाफट बताइएगा, फिर मैं एनसीईआरटी में आपको सारी चीजें समझा देता हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यस, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो टिपिकल हैं, सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड सवाल तो हम लाएंगे ही, वो तो करेंगे ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पीवाईक्यू के छुपे हुए रहस्यों के बेसिस पे आपके लिए तैयार किए गए हैं। और आज एक बड़ा मेगा सवाल भी हम लोग करेंगे, वो सवाल आपको दिखा देता हूं। मेगा सवाल है, उसको देखते ही आपकी बरसोरे मेगा मेगा हो जाएगी। यहां पर यह सवाल इतना बड़ा है कि इसका फॉन्ट मुझे छोटा कराना है, तब जाकर के मेरे भाई ये यहां पर फिट हो पाया है ना। फॉन्ट छोटा कराना पड़ गया। 12 स्टेटमेंट का सवाल है। जब आप आज एंड में इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्यूरेसी किस चिड़िया का नाम है ना। तो आओ मेरे भाई, सबसे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। कई दिनों बाद आज बड़ा सवाल किया जाएगा, 3-4 दिन हो गए। देखो मेरे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप सेल की छोटी से छोटी डिटेल को भी देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के भी जो परफेक्ट मॉडल्स आपको देखने को मिले वो 1950s के बाद देखने को मिले। राइबोसोम भी आपको 1953 में डिस्कवर होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रचंड हो गई थी। इसके अलावा भी काफी सारी सेल की डिटेल्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वजह से ही दिखी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वजह से ही दिखा। नाम ही इसका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें भी नेटवर्क या रेटिकुलम जैसे स्ट्रक्चर हैं, रेटिकुलर स्ट्रक्चर हैं, टाइनी ट्यूब हैं, कई सारी ट्यूब हैं, और ये ट्यूब आपस में जुड़ गई हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या बना लिया है? एक नेटवर्क बना लिया है या एक रेटिकुलम बना लिया है। ये ट्यूब से साथ में आपकी जुड़ गई हैं। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं ये आपकी कई सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल को दो हिस्सों में तोड़ सकता है। पहला ल्यूमिनल हिस्सा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन, और दूसरा जो है मेरे भाई एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हिस्सा, यानी एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन को छोड़ के जितना पार्ट बचा है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हिस्सा कहते हैं। तो यह आपका न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस के अंदर वाली मेम्ब्रेन यानी इनर एनवेलप, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन यानी आउटर एनवेलप। इन एनवेलप्स में छेद भी हैं, तो न्यूक्लियर पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर दिखाई दे रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे छोटे छोटे दाने हैं, तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जिसपे ये दाने नहीं पाए जा रहे, यानी यहां पर राइबोसोम्स एब्सेंट है, इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया। ये सारी बातें हम जानते हैं। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जा रहा है तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ऐसे सेल्स में पाया जाता है मेरे दोस्त जहां प्रोटीन ज्यादा बन रहे होते हैं। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसीलिए कहा क्योंकि इस पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, और राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री, तो कई सारे प्रोटीन बनाएगी और इसे सिक्रीट कर देगी टुवर्ड्स गोल्जी, है ना। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है किससे? आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस के साथ भी, तो एक कंटिन्यूअस होती है न्यूक्लियस के आउटर एनवेलप के साथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेरे दोस्त ये आपका साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और जो स्टेरॉइड है वो भी एक तरीके के लिपिड ही होते हैं। तो ये आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी बनाती है इन केस ऑफ एनिमल्स। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यहां पर प्लांट लिख दे तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। प्लांट में आपके सेक्स हार्मोन्स नहीं बन रहे होते, यहां पर आपके एनिमल्स में ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स बन रहे होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड बनाता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाता है एनिमल के केस में, और ग्लाइकोजन बनाता है। जबकि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ढेर सारा खूब सारा क्या बना रहा होता है? प्रोटीन बना रहा होता है। ये बात हमने समझी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा यहां तक क्रैक हो गया। अब मेरे भाई कुछ सवाल आप देख लीजिए यहां पर, और इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। 30 सेकंड का पोल आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, सवाल सॉल्व करिए अच्छे तरीके से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम आएगा, यानी आरईआर किस काम आएगा? भैया आरईआर को रफ इसीलिए कहा गया क्योंकि इस पे दानेदार स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जिनका नाम क्या है? राइबोसोम, जिनको हम पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं,
जो कि हमारे सेल की सबसे छोटी ऑर्गेनेल भी है, जो कि एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हर सेल में पाई जाती है। तो इसका काम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इसका काम क्या होगा? मेनली प्रोटीन बनाना इसका काम होगा। बिल्कुल मेरे भाई, प्रोटीन बनाना इसका मेन काम होगा। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो स्टेरॉल ना, तो ये लिपिड वगैरह कौन बनाता है? ये आपका बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर हो जाएगा अपना ए, अपना बच्चन। लगभग 96% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिए आपके सामने है मेरे भाई। Which structure are responsible for synthesis of lipid like steroidal hormones? यानी स्टेरॉइडल हार्मोन कौन बनाता है? नाम से ही डिकोड कर लीजिए। एस फॉर स्टेरॉइड कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे? स्मूथ एंड रफ, रफ वाला आपका प्रोटीन बनाता है, इसका लिपिड बनाने में कोई रोल नहीं है ना। स्फेरोसोम क्या होते हैं? स्फेरो मतलब स्फेरिकल यानी गोल मटोल, और सोम का मतलब क्या बताया था? बॉडी या स्ट्रक्चर। तो ये एक गोल मटोल स्ट्रक्चर है जो कहां पाया जाता है? प्लांट में। और ये बेसिकली क्या कर रहा होता है? फैट स्टोरेज करता है। गोल मटोल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? फैट स्टोरेज करता है इन प्लांट्स। ये आपका इसका मेन काम हो जाएगा, फैट स्टोरेज इन प्लांट्स। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी जब मैं आपको माइक्रोबॉडीज पढ़ाऊंगा तो स्फेरोसोम, ओलियोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, कई सारी बातें पढ़ाऊंगा, वहां पे बात आ जाएगी। आंसर हमारा क्या हो जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। इसमें हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। उत्तर हमारा हो जाता है मिस्टर ए। आई गेस कई लोगों ने सही कर दिया होगा। 94% यार, आज तो पोल कमाल का है, बहुत अच्छी बात है। आओ भैया कुछ नए सवाल सॉल्व करते हैं। यहां तक तो हमारे सवाल सॉल्व हो गए हैं। लेट्स सॉल्व सम न्यू क्वेश्चंस। पंचायत में बैठते हैं, देखते हैं ये हम सॉल्व कर पाते हैं नहीं। आओ मेरे भाई सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आराम से देखिए। स्टेटमेंट 1 कहती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोटीन बनाता है? नहीं गुरुजी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका प्रोटीन बना रहा होता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एससीआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट 2 है सही, लेकिन स्टेटमेंट 1 है गलत, क्योंकि यहां पर स्मूथ की जगह क्या आ जाएगा? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, तब जाके बात आपकी सही होगी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, यानी पहली गंदी बात है, दूसरी अच्छी बात है। उत्तर आ जाएगा मिस्टर सी, चूरा बच्चन इज द राइट आंसर। फटाफट देख करके बताइए कि आप मार्क कर पा रहे हैं नहीं। ओके, मिक्स्ड रिव्यूज हैं काफी सारे, ए बी सी, अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। एक बार चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। लगभग 80% लोगों ने सही किया है और लगभग बराबर जगह ही कबाड़ा किया है। अधिकतर लोगों ने बोला है, 10% ने बोला है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन क्यों बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, तो प्रोटीन बनाने का काम तो आरईआर का हुआ, एसईआर का नहीं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। सवाल आसान था, थोड़ा सा ब्लंडर किया गया है इसमें। यह सवाल बहुत प्रैक्टिकल है, आराम से सोचिएगा और अच्छे तरीके से इसको करिएगा। एक्सपेक्टेड सवाल है, हो सकता है आपसे नीट में अगले साल पूछा जा सके। आराम से देखिए। अ सेल विच इज वेरी एक्टिव इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एक ऐसा सेल है जहां प्रोटीन ज्यादा बन रहा है। वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, उस सेल में क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ आरईआर और एसईआर। भैया प्रोटीन ज्यादा बन रहा है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होने चाहिए, एसईआर कम होने चाहिए। तो इक्वल अमाउंट गलत हो गया। मोर एसईआर नहीं भैया, एसईआर तो कम होने चाहिए, आरईआर ज्यादा होना चाहिए। मोर आरईआर तभी आपका ज्यादा प्रोटीन बनेगा। मोर गोल्जी बॉडी, इसका सिंथेसिस से कोई लेना देना है ही नहीं खास। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका मिस्टर सी हो जाएगा, मोर आरईआर बनना चाहिए, लेस एसईआर बनना चाहिए, है ना। तो आपका यहां पर उत्तर हो गया मिस्टर सी करेक्ट। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। लगभग 92% यार, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। आओ, ये सवाल क्रिटिकल है, गलती करोगे इसमें, आराम से सोच समझ के करना। सवाल आसान है और पहले बता चुका हूं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको पता लग जाएगा कि यह सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर्स, बहुत आराम से सवाल पढ़ना वरना नहीं कर पाओगे। उत्तर आएगा इस चीज से, अभी बता देता हूं, बाद में मुझे मत कहना। उत्तर प्रोटीन सिंथेसिस शब्द से नहीं आएगा, प्रोटीन आएगा इस शब्द से, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल। बताओ मेरे भाई, एक सेल में कहां कहां प्रोटीन बन सकता है? सर प्रोटीन बन सकता है आपके राइबोसोम के पास, यानी आरईआर में, यानी साइटोप्लाज्म में। क्योंकि भैया अगर ये आप आरईआर बना रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे जो राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म की साइड ही तो है, तो साइटोप्लाज्म में बन सकता है या आरईआर में बन सकता है, दोनों चीजें आप कह सकते हो।
इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, वो भी अपने प्रोटीन खुद बना सकते हैं। क्या एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? नहीं सर। क्या पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आरईआर भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इन दो जगह ही प्रोटीन बन सकते हैं एनिमल के केस में। प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और आपका आरईआर भी होगा, वहां 3 जगह बन सकते हैं। तो आपका क्या हुआ? ऑन राइबोसोम प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म एज वेल एज ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है। ऑन राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस पे कोई राइबोसोम नहीं होते, न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। ओनली ऑन द राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं भैया माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोसोल, नहीं मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ये जो ओनली शब्द है ये बड़ा खतरनाक होता है, जब भी आप किसी चीज को सॉल्व करें और ये ओनली शब्द आ जाए, ओनली मतलब सिर्फ इसी में हो सकता है, इसके अलावा किसी में नहीं। भाई बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस जस्ट लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई सारे एक्सेप्शंस हैं। तो बायोलॉजी में ओनली शब्द इस्तेमाल करना इतनी आसान बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो ये बात गलत हो जाएगी। सारे एंजाइम्स प्रोटीन थोड़ी हैं, कुछ तो आपके आरएनए भी हैं। तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कोई बात मेरे भाई, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा मिस्टर ए। मैंने पहले बताया था गलती करोगे, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि 40% बच्चों ने सही किया होगा, 17% और खत्म है भाई खेल। पर कोई बात नहीं, ये सवाल अगर पेपर में आ गया, दिस विल बी अ मेरिट सेटिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपके इंक्विजिटिवनेस को चैलेंज कर रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है। मैंने बताया था भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट से सवाल उठाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया से भी उठाया है जो इनिशियली बताया था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। आज राइबोसोम का कंसेप्ट भी उठाया है, ईआर का कंसेप्ट भी उठाया है, तब जाके एक सवाल अच्छा तैयार हुआ है, बढ़िया तैयार हुआ है। गुड क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। इसको अलग से लिख लेना कि भैया एनिमल सेल में कहां कहां बन सकता है आपका प्रोटीन। एनिमल सेल में प्रोटीन कहां बनेगा बताओ? एनिमल सेल जो है इसमें प्रोटीन कहां कहां बनेगा? अरे भैया हमारा पोल ही कहीं चला गया है, आए हाँ इसको यहां रख देते हैं। तो एनिमल सेल जो है इसमें प्रोटीन कहां कहां बन सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोटीन बना सकता है, और इसके अलावा आरईआर जो है यानी आपके राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म पे बाइंडेड है वो भी अपने प्रोटीन बना सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है। और मेरे दोस्त प्लांट की अगर आप बात करें तो प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट भी होती है एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, तो वहां आरईआर तो होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, और उसके अलावा मेरे दोस्त आपका क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा। अगर इसी सवाल को मैं चेंज कर दूं कि भैया कितनी ऐसी जगहें हैं एनिमल सेल में जहां प्रोटीन बन सकता है, तो आंसर आ जाएगा 2। और कितनी ऐसी जगहें हैं प्लांट सेल में जहां प्रोटीन बन सकता है, तो उत्तर आ जाएगा 3। तो आपका बढ़िया तरीके से आप इसे अब सॉल्व कर पाएंगे अगर मैं घुमा फिरा के भी एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनाता हूं तब। ये सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे, लाइसोसोम पढ़ने के बाद कर पाओगे। ये सवाल वैक्यूल पढ़ने के बाद कर पाओगे, ये सवाल भी वैक्यूल का है, और ये जो महा सवाल है इसको आप अभी नहीं कर पाएंगे, इसको पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए। यस सर, सेमी ऑटोनॉमस क्या होता है? देखो मेरे भाई, सर पे लगाओ सरसों का तेल और इस शब्द के नाम में घुस जाओ। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है आधा। भाई मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं 2 टुकड़ों में काट दूं तो क्या बनेगा? सेमी सर्कल बनेगा ना। सेमी का मतलब आधा यानी 50%। और ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये 50% इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने 50% काम खुद कर सकते हैं, यानी अपने 50% प्रोटीन खुद बना सकते हैं। बचे हुए प्रोटीन उन्हें अपने पिताजी से लेने पड़ेंगे, यानी न्यूक्लियस से लेने पड़ेंगे। इसे हम सेमी ऑटोनॉमस नेचर कहते हैं ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगले लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में इस बारे में चर्चा हो रही होगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में या जीसी के बारे में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अच्छी अच्छी बातें यहां पर हम गोल्जी के बारे में लिख लेते हैं और फिर इसका डायग्राम बना लेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका क्या है? इट इज अ डेंसली स्टेन्ड। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? कलर डाल सकते हैं, तो ये आपको स्टेन्ड दिख जाएगी। इसके ऊपर कलर डालोगे तो ये कलर पकड़ लेती है। तो इट इज अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, यानी इसमें भी आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे पास पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट बाद पाया जाएगा गोल्जी। तो ये भी न्यूक्लियस के आसपास ही रहता है, बहुत दूर नहीं है। न्यूक्लियस के जस्ट पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
फिर आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो RER इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, है ना। आराम से देखिए, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से लिखिएगा। गोल्जी इज फॉर्म्ड अप ऑफ, इज फॉर्म्ड अप ऑफ थिन यानी पतली पतली फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्ने, कॉल्ड सिस्टर्ने। ये जो पतली पतली प्लेट हमने बनाई थी इन्हें क्या कहा जाएगा, सिस्टर्ने कहा जाएगा। तो गोल्जी जो है कई सारी पतली पतली फ्लैट डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स का बनेगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सिस्टर्ने कहेंगे। ये आपकी एक सिस्टर्ने है, ऐसी कई सारी सिस्टर्नी पाई जाती हैं। तो ये जो सिस्टर्ने हैं दे आर वेरिएबल इन नंबर, दे आर बेसिकली वेरिएबल इन नंबर। गोल्जी में ये जो सिस्टर्ने का नंबर है ये क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। दे आर वेरिएबल इन नंबर, कितना हो सकता है नंबर, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो 4 से 8 इनका नंबर हो सकता है सिस्टर्ने का, करेक्ट। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो सिस्टर्ने हैं ये एक दूसरे से कैसे अरेंज होती हैं। दीज सिस्टर्ने आर अरेंज्ड पैरेलली एंड कंसेंट्रिकली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, एनसीईआरटी की अक्सर समझ में नहीं आती है, आराम से सुनिएगा। पहली बात कि ये जो आपकी सिस्टर्ने है ये पैरेलली अरेंज है, जैसे कि आपका वाईफाई का सिंबल बन रहा था। ये आपकी एक सिस्टर्ने है, ये आपकी दूसरे सिस्टर्ने है, ये आपकी तीसरी सिस्टर्ने है। क्या ये एक दूसरे को काट रही हैं, क्या ये आपका नेटवर्क बना रही हैं यहां पर, नहीं सर ये नेटवर्क नहीं बना रही हैं, ये पैरेलली प्रेजेंट है, एक दूसरे को नहीं छू रही हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये शब्द तो हमको समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त दे आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, इस कंसेंट्रिक का क्या मतलब है, आराम से देखिएगा। कंसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब एक सेंटर है जिसपे आप कॉन्करेंट सर्कल्स बना रहे हैं, यानी रिपीटेड सर्कल बना रहे हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक सेंटर है, इस सेंटर पे मैंने एक छोटा सर्कल बनाया, एक बड़ा सर्कल बनाया, एक उससे बड़ा सर्कल बनाया, एक उससे बड़ा सर्कल बनाया, एक उससे बड़ा सर्कल बनाया। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो क्या मेरे भाई ये जो आपकी गोल्जी है ये इसी सर्कल का एक पार्ट है, जैसे आपने कई सारे सर्कल बना दिए हो। क्या ये डायग्राम और ये डायग्राम एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है सर। पहले आपका यहां पर एक सिस्टर्ने देखने को मिल रहा है आपको, है ना, बड़ा सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसा लगता है एक सेंटर के अराउंड किसी ने खूब सारे सर्कल बना दिए हो, एक सेंटर के अराउंड सर्कल बना दिए हो, इसे हम कहते हैं कनसेंट्रिक, कनसेंट्रिक, राइट। तो आपने क्या किया यहां पर, सेंटर के अराउंड सर्कल्स बना दिए हैं, एज इफ मैनी सर्कल्स, एज इफ मैनी सर्कल्स are drawn, as if many circle are drawn around a center। एक सेंटर के अराउंड जैसे किसी ने छोटे बड़े कई सर्कल बना दिए हो, ऐसी दिखाई देती है आपकी गोल्जी। इसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक कहते हैं। यस, अब ये जो गोल्जी है इसको देखा किसने पहली बार, इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड by Camillo Golgi, it is discovered by Camillo Golgi in 1898। इसके डिस्कवरर का नाम ही क्या था, कैमिलो गोल्जी था। इसी बेसिस पे आपके गोल्जी बॉडी का नाम भी रखा गया, गोल्जी साहब को सम्मान देने के लिए। तो ये किन्होंने डिस्कवर करी थी, कैमिलो गोल्जी साहब ने डिस्कवर करी थी। और मैंने एक बात बताई कि दे आर डेंसली स्टेन्ड, यानी इनको स्टेन किया जा सकता है, इन पे कलर डाला जा सकता है। कौन सा कलर डाला जा सकता है, क्या कोई बता सकता है।
हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नाम याद नहीं होना चाहिए। जैसे जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक डाई डाली जाती है, कलर डाला जाता है, जिसका नाम क्या है, जानस ग्रीन। तो जानस ग्रीन नाम की जब आप डाई डालेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर आप गोल्जी को अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको कौन सी डालनी पड़ेगी डाई, आपको सिरामाइड डाई डालनी पड़ेगी। आप सिरामाइड एक केमिकल है, उसकी डाई बना के डालेंगे तो वो सिरामाइड जाकर के गोल्जी से चिपक जाता है और गोल्जी हमें पूरे सेल में अलग से दिखने लग जाता है। जैसे समझ लो मेरे भाई स्कूल यूनिफॉर्म है ना, सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं और आपका बर्थडे है, आप खड़े हो बढ़िया भाई टोपी वोपी तान के, तो आप अलग से दिख जाते हो पूरी की पूरी भीड़ में। सिमिलरली सेल में तो इतनी सारी चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ गोल्जी दिखाई दे, मुझे गोल्जी को ऑब्जर्व करना है, तो मैं सिरामाइड डाई डालूंगा, वो गोल्जी पे जाकर चिपक जाएगी और माइक्रोस्कोप के अंदर मुझे गोल्जी अलग से पहचान में आ जाएगा पूरे सेल में। बाकी सारी दुनिया बेरंग है, सिर्फ गोल्जी जो है वही मुझे रंग बिरंगा नजर आ रहा है, उसी को मैं पसंद कर रहा हूं, उसी को मैं देखना चाहता हूं। सिमिलरली अगर मुझे पूरे सेल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही देखना है तो मैं जानस ग्रीन नाम की डाई डालूंगा, मैं जानू को डाल दूंगा और वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया से चिपक जाएगी। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही मुझे हरा भरा दिखाई देगा, वही मुझे एकदम अच्छे तरीके से नजर आएगा, बाकी बेरंग दुनिया की चीजें मुझे नजर नहीं आएंगी। तो गोल्जी को अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें सिरामाइड डाई डालनी पड़ेगी। ऐसा गोल्जी आपका दिखाई देता है। इन सारे के सारे फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं। ये सारे क्या हैं, सिस्टर्ने हैं। इस सिस्टर्ने का नाम क्या है खासकर भाई, जो भी सामान आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आएगा वो इस वाले फेज पे आएगा, इसको हम क्या कह रहे थे, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस, या फॉर्मिंग फेस कह रहे थे, एकदम कह रहे थे गुरुजी। इसके सारे के सारे नाम उल्टे पुल्टे कर दो, आखिरी सिस्टर्ने का नाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कॉन्वेक्स का उल्टा कर दिया कॉनकेव, सिस का उल्टा कर दिया ट्रांस, एंड मेरे भाई फॉर्मिंग का उल्टा कर दिया मैच्योरिंग। ये वाला फेस आपको देखने को मिला, इसे हमने ट्रांस फेस कह दिया। और बीच वाले जो सारे के सारे हैं इन्हें हमने क्या कहा था, मीडियन गोल्जी कहा था, इन्हें हम क्या कह देंगे, मीडियन सिस्टर्ने कह देंगे, एक ही बात है, इन्हें हम मीडियम सिस्टर्ने कह देंगे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस, ये आपकी गोल्जी की शक्ल हो गई। अब गोल्जी के काम के बारे में हमें थोड़ी सी बातें करनी है, उसके बाद मैं ईआर और गोल्जी आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कराऊंगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यस, यहां तक की बातें अगर सबको ठीक तरीके से समझ में आ गई हैं, एक बार तुनिक तुनिक इन द चैट सेक्शन प्लीज, फटाफट यहां तक की बात लिख करके डन लिख दीजिए चैट सेक्शन में। मैं आपको आगे अगली स्लाइड में पूरी गोल्जी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब कंसेप्चुअल लेवल पे देखो, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते, कॉमा कॉमा तक इंपॉर्टेंट है, कोना कोना छान मार के इंफॉर्मेशन यहां पर इकट्ठी करी गई है, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है समझना। अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई है कि गोल्जी करता क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट गोल्जी एग्जैक्टली डू, करता क्या है भाई गोल्जी और कैसे करता है, यह चीज हम लोगों को समझनी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस स्लाइड को सबसे पहले कॉपी कर डालते हैं, ठीक है। यह स्लाइड हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहां पे एक नई गोल्जी बनाते हैं, प्यारी सी गोल्जी बनाते हैं, जहां हम गोल्जी के क्या समझ पाए, काम समझ पाए। गोल्जी क्या करता है सेल में, क्यों गोल्जी को तनख्वाह मिल रही है, यह बात जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, आराम से देखिएगा। गोल्जी में कई सारी सिस्टर्ने हैं, कई सारी सिस्टर्ने हैं गुरुजी। यहां पर हमने बना दी एक सिस्टर्ने, यहां पर हमने बना दी दूसरी सिस्टर्ने। पहली बात ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, और दूसरी बात ये कंसेंट्रिक है। ऐसा लगता है किसी ने पहले एक बड़ा सर्कल बनाया है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन। ये आपकी चार सिस्टर्ने मैंने बना दी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि यहां पर क्या हुआ है मेरे दोस्त, मैंने आपको कहा कि यहां पर आपका ईआर से प्रोटीन पैक होकर आया है या लिपिड पैक होकर आया है। तो यहां मैंने प्रोटीन पैक कर दिया, यहां मैंने लिपिड पैक कर दिया। भाई ईआर जो थे वो दो टाइप के थे, पहला आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसने प्रोटीन बनाया, दूसरा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसने क्या बनाया, आपका लिपिड बनाया। तो यहां पर मैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूं, दैट दिस इज प्रोटीन फ्रॉम आरईआर, दिस इज प्रोटीन from RER and this is lipid from SER, this is lipid from SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड चल के आया, प्रोटीन चल के आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये जो प्रोटीन है
ये कहां से कहां भगा? ये जो प्रोटीन है धीरे धीरे सबसे पहले इस वाले इलाके में आया, यहां पर ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई वेसाइकल की और प्रोटीन अंदर चला गया। फिर यह प्रोटीन धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगा और इस सिस्टरने से इस सिस्टरने पे आ गया, इस सिस्टरने से इस सिस्टरने पे आ गया, इस सिस्टरने से इस सिस्टरने पे आ गया, और यहां से फाइनली ये क्या हो गया, आपका वेसाइकल में पैक हो गया बढ़िया तरीके से। और आपका ये जो प्रोटीन था ये बढ़िया तरीके से पैक हो गया और इस पे एक टैग लग गया कि इसको कहां जाना है। इसके ऊपर हमने क्या ऐड कर दिए, शुगर ऐड कर दिए, शुगर का टैग लग गया, हमें पता लग गया इस प्रोटीन का एड्रेस क्या है। समझ लीजिए इस प्रोटीन को हमें सेल के बाहर भेजना है तो हमें पता लग गया कि ये जो प्रोटीन है इस वेसाइकल को हमें सेल के बाहर भेजना है, हमें आइडिया लग गया। सिमिलरली यहां पर हमने क्या किया, ये लिपिड यहां पर आ गया, इस लिपिड को यहां से यहां भेजा, इस लिपिड को यहां से यहां भेजा, धीरे धीरे पैक होता गया, मैच्योर होता गया, इस लिपिड को यहां से यहां फेंक दिया, ये लिपिड आपका क्या हो गया, बढ़िया तरीके से पैक हो गया। और बढ़िया तरीके से पैक हो गया मेरे दोस्त, तो इस लिपिड पे भी हम लोगों ने क्या ऐड कर दिए, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिए, इस लिपिड पे भी कार्बोहाइड्रेट हमने ऐड कर दिए, इस पे भी हमने एड्रेस की स्लिप लगा दी, टैग लगा दिया कि इस लिपिड को कहां जाना है। नाउ ये जो आपकी दोनों की दोनों चीजें हैं, जो प्रोटीन और लिपिड हैं, दे आर मैच्योर्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, मैच्योर्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, दैट इज ग्लाइकोसाइलेटेड, इसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ग्लाइकोसाइलेटेड में कौन सा शब्द आ रहा है सर? आपने हमें ग्लाइकोकैलिक्स भी पढ़ा दिया है, आपने हमें सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन भी पढ़ा दिया है। हर जगह जब भी आपने सर ग्लाइको का नाम लिया आपने हमें बताया है कि ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट या शुगर, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लाइको ऐड कर देना, शुगर ऐड कर देना। तो हमने यहां पर प्रोटीन एंड लिपिड पर क्या कर दिया है, शुगर ऐड कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया है। तो पहली बात कि ये जो आपके लिपिड और प्रोटीन है ये गोल्जी से जैसे ही बाहर निकले, पहली बात तो ये मैच्योर हो गए। दूसरी बात, दे आर कंप्लीटली पैक्ड नाउ, ऐसा नहीं है कोई लोकल पन्नी चढ़ा दी है, दे आर कंप्लीटली पैक्ड। इनको जहां भी भेजना चाहते हैं हम वहां ये आपके जा सकते हैं, रास्ते में इनकी पैकिंग फटेगी नहीं, इनको अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। और तीसरा काम हमने क्या किया है, बेसिकली इस प्रोटीन और लिपिड पे हमने जो टैग लगाए हैं उससे हमें पता लगेगा कि इन प्रोटीन और लिपिड को कहां भेजना है। क्या इन्हें सेल के अंदर ही रखना है, क्या इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भेज दूं, या न्यूक्लियस पे, या माइटोकॉन्ड्रिया पे, या क्लोरोप्लास्ट पे, या लाइसोसोम की तरफ भेज दूं, गलत प्रोटीन बन गया है तोड़ने फोड़ने के लिए, या सेल के बाहर भेज दूं। तो ये जो है आपके प्रोटीन और लिपिड, दे आर नाउ सेंट टू दीज मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स can now be secreted to intracellular and extracellular targets, intracellular and extracellular टारगेट्स। इन्हें अलग अलग जगह भेजा जा सकता है। इंट्रासेलुलर बोले तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी अंदर ही अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर। और एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, यानी आउटसाइड, किसके आउटसाइड, सेल के आउटसाइड, यानी सेल के बाहर भी किसी सामान को भेजा जा सकता है, सेल के अंदर भी अलग अलग जगहों पर सामान को भेजा जा सकता है। तो जो प्रोटीन और लिपिड हमारे पास बन के आए फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको हमने धीरे 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 गोल्जी की एक सिस्टरनी से दूसरी पे भेजा, दूसरी से तीसरी पे भेजा, तीसरी से चौथी पे भेजा, ये फाइनली जाकर के मैच्योर हो गए, यानी इनके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट का टैग लग गया, एक एड्रेस की स्लिप लग गई, जिससे हमें पता लग जाए कि इन प्रोटीन लिपिड को भेजना कहां पर है। दूसरी बात, इनको प्रॉपर्ली हमने पैक कर दिया है, यानी ऐसी कोई ओंगी पोंगी पन्नी नहीं चढ़ाई है इनके ऊपर, अच्छा खासा इनको पैकेजिंग का यहां पर मौका मिला है। और ये जो टैग हमने लगाए हैं, जो एड्रेस हमने लिखा है प्रोटीन और लिपिड के ऊपर, ये हमने कार्बोहाइड्रेट से यानी शुगर से लिखा है, यानी जी फॉर गोल्जी के अंदर जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन नाम का प्रोसेस होता है। यह हमेशा याद रखना, 4 नंबर का सवाल है, सीधा पेपर में पूछा जाता है। तो पहली चीज, अगर मैं यहां पर आपको एकदम आसान तरीके से बताऊं, गोल्जी के काम
गोल्जी को क्यों हमारे सेल में रखा गया है, तो गोल्जी के काम क्या हो जाएंगे खुद बताइए। पहला काम गोल्जी का क्या हो जाएगा, पहला काम गोल्जी का हो जाएगा पैकेजिंग। जो भी प्रोटीन और लिपिड बन के आए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्या उनकी बढ़िया पैकेजिंग का काम गोल्जी का है? यस गुरुजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है ग्लाइकोसाइलेशन। क्या यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी? क्या हम यहां पर शुगर ऐड कर देंगे प्रोटीन और लिपिड के ऊपर? बिल्कुल कर देंगे गुरुजी। तो अगर आप यहां पर देखें तो प्रोटीन के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, शुगर लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, खुद बताइए। मेम्ब्रेन बनाते टाइम क्या बना था आउटर साइड पे? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया था। यस गुरुजी, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया था। अगर मैं यहां पर लिपिड के ऊपर शुगर लगा दूं तो खुद मुझे बताइए कि लिपिड के ऊपर अगर मैं शुगर लगा दूं तो क्या बन जाएगा गुरुजी? शुगर माने ग्लाइको, किसके ऊपर लगा दिया? ग्लाइको, लिपिड के ऊपर, तो क्या ग्लाइको लिपिड बन जाएगा? यस। तो कोई आपसे पूछ ले ग्लाइकोसाइलेशन कहां हुई? गोल्जी में। कोई आपसे पूछ ले कि मेरे भाई आपकी ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड कहां पर बने? गोल्जी में। सारी चीजें जी से स्टार्ट हो रही हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी गोल्जी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक वसाइकल टूट करके क्या बना लेगी? लाइसोसोम। उसके अंदर किस टाइप के प्रोटीन पाए जाएंगे? एंजाइम्स पाए जाएंगे, हाइड्रोलिटिक, तोड़ने फोड़ने वाले, पानी पिला पिला कर मारने वाले एंजाइम बनेंगे, यानी कि लाइसोसोम बन के तैयार हो जाएगा। तो आपका अगला काम क्या हो जाएगा गोल्जी का? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। कुछ प्रोटीन्स ईआर से बन करके आए, गोल्जी में मॉडिफाई हुए। कई सारे ऐसे प्रोटीन्स जो तोड़ फोड़ का काम करते हैं उनको हमने एक ही गोले में शिफ्ट कर दिया और लाइसोसोम बन करके तैयार हो गया। तो गोल्जी का एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके ही क्या बनाता है? आपका लाइसोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। इसे हमने क्या कह डाला? मिस्टर लाइसोसोम कह डाला। यस, एकदम सही है, बिल्कुल सही है गुरुजी। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं जो कि आपको पता है लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। आराम से सुनिएगा। क्या मेरे भाई गोल्जी की सारी सिस्टर्नें एक जैसी हैं? नहीं सर, देखो साइज भी डिफरेंट है, ये भी आपको पता लग रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसका डायमीटर देखें, डायमीटर ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी, डायमीटर ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? डायमीटर कितना हो जाएगा? अगर ये आप डायमीटर काउंट करें तो आपका हो जाएगा आधे से 1 माइक्रोमीटर। बस आधे से 1 याद कर लो, आधे से 1 माइक्रोमीटर के आसपास ये आपका डायमीटर है। अगर कोई रेडियस पूछ ले तो कितना हो जाएगा समझ लीजिए। मेरे को आपको कंफ्यूज करने का मन है, मैं सवाल में आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं। तो डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस। आप क्या लिख सकते हैं? 0.25 और आधा माइक्रोन, ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या सारी की सारी सिस्टर्नें एक जैसी हैं? नहीं सर, ये जो ऊपर वाली सिस्टर्नें हैं यहां प्रोटीन और लिपिड ताजा ताजा गर्मा गर्म एकदम कढ़ाई से निकल के बन के आए हैं, ये अलग है। इसका काम है नए नए प्रोटीन्स को, लिपिड्स को रिसीव करना। ये जो आखिरी वाला है इसका काम है प्रोटीन्स और लिपिड्स जब मैच्योर हो जाएं तो इन्हें अलग अलग जगह बेचना। और मेरे दोस्त आपके बीच के जो सिस्टर्नें हैं ये तो अलग है ही ना, इनका काम एकदम पहले पॉइंट पे रिसीव करना है ना आखिरी पॉइंट पे छोड़ना है, ये तो बीच वाली है, मीडियन गोल्जी है। तो ये सारी की सारी सिस्टर्नें डिफरेंट होती हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? यहां प्रोटीन आया, फिर अगले सिस्टर्ने पे चला गया, फिर अगले पे, फिर अगले पे, फिर आगे, यानी कि ये सारी की सारी सिस्टर्नें एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है। दे आर डिफरेंट बट स्टिल कनेक्टेड। एक से दूसरी में सामान आसानी से भेजा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं ऑल सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी आर डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट कह लो, एक ही बात है। आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट बट कनेक्टेड, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है, एक दूसरे से सामान जरूर ले पा रही हैं। तो ये अलग अलग है पर कनेक्टेड है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए मेरे दोस्त, 500 का नोट बना लीजिए यहां पर, और एक एक्स्ट्रा बात लिख लीजिए, एक्स्ट्रा नोट लिख लीजिए कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, इन सिस्टर्नीज को प्लांट में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं गोल्जी सिस्टर्ने इन प्लांट्स आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। तो कभी आपको डिक्टियोसोम नाम से अगर सवाल आ गया, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसका मतलब आपसे
गोल्जी के बारे में ही पूछा जा रहा है, बस नाम डिक्टियोसोम रख दिया है। बात एक ही है, नाम दो काम एक, डिक्टियोसोम। यस, यहां तक की बात सभी को समझ में आई? तो क्या यहां तक का सारा कंटेंट मैं आपको पढ़ा सकता हूं? दोबारा फटाफट बताइए, क्या मैं यहां तक का एंड टू एंड रिवीजन करा दूं एक बार अच्छे तरीके से, फिर एनसीईआरटी भी ले जाऊं, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, देन लाइसोसोम और वैक्यूल की ओर हम बढ़ेंगे, है ना? 500 का नोट बंद हो गया सर, ये हमारा भाई एक अलग दुनिया में है। 500 का नोट ही बंद कर दिया भाई ने, 2000 की जगह, 1000 की जगह, सब 500 का ही नोट उड़ा दिया। सही है भाई, तुम्हें क्या टेंशन है दोस्त, तुम्हारे पास तो एक एक के सिक्के हैं। अब देखो, तुमने जैसा जोक मारा वैसा मैंने ही मार दिया, अब मेरी बात पे भी हंसो भाई, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, आ जाओ, है ना? अब बहुत अच्छे जोक मार के वेस्ट नहीं करूंगा यार, बहुत कम है वैसे भी मेरे पास, है ना? एक गर्मी का जोक है आम पे, वो सुनाऊंगा तुमको, बहुत बढ़िया जोक है ना? आओ मेरे भाई, लिखने का टाइम मिलेगा, डोंट वरी। अभी बैठ करके सबसे पहले बातें सुन लेते हैं, बड़ी बातचीत कर लेते हैं आपस में। मैंने बताया कि यह है प्यारा सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की होती हैं दो एनवेलप, इनर एनवेलप और आउटर एनवेलप। इनके बीच में कई बार छेद भी पाए जाते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ये जो आउटर एनवेलप है न्यूक्लियस का, ये कंटिन्यूअस होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जिसपे राइबोसोम्स पाए जा रहे हो, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप के ज्यादा पास है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा दूर है। नाम ही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस पे राइबोसोम्स बाइंडेड हैं, जिनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो इसका काम है प्रोटीन बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड बनाना या स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाना इन केस ऑफ एनिमल्स, या फिर आपका ग्लाइकोजन भी बनाना। ये आपकी चीजें यहां से बनेंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड, और ये गोल्जी की तरफ चली जाएंगी। दे आर सिक्रेटेड टुवर्ड्स गोल्जी, दे आर सिक्रेटेड टुवर्ड्स गोल्जी। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने सेल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक तो वो वाला भाग जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है, इसे हमने कह दिया ल्यूमिनल स्पेस, और एक वो वाला पार्ट जो कि आपका इस ल्यूमन को छोड़ के एक सेल में जितना भी इलाका बचा है, वो सारा का सारा पार्ट आपका क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो ये ईआर का ल्यूमन है, इसे क्या कह दिया? ल्यूमिनल स्पेस। और बाहर की जितनी भी चीजें हैं, इसे कह दिया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही पता लग रहा है कि ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। और मेरे दोस्त, न्यूक्लियर एनवेलप के जस्ट साथ में कौन जुड़ा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बढ़िया तरीके से देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी? आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी थी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जस्ट न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही पाया जाता है। यह भी डेंसली स्टेन्ड आपका ऑर्गेनेल है, यानी इस पे आप कलर डाल सकते हैं, सिरेमाइड नाम की डाई आप यहां पर डाल सकते हैं। यह भी आपका ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी छोटी छोटी प्लेट्स बन रही हैं, पर ये आपस में जुड़ी नहीं है। तो ये प्लेट्स कैसी हैं? पैरेलल हैं और कंसेंट्रिक हैं। ऐसा लगता है किसी ने पहले छोटा सर्कल बनाया हो, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वाईफाई जैसा ये सिंबल बन गया हो। इसे हम पैरेलली एंड कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्ने कहते हैं। ये जो एक सिस्टर्ने है, ये पतली सी यानी थिन फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, जिसे सिस्टर्ने कहा। एक गोल्जी में 4 से 8 सिस्टर्ने आपकी हो सकती हैं। ये जो आपकी पहली सिस्टर्नी है, इसे हमने फॉर्मिंग फेज कह दिया, क्योंकि यहां से नए नए प्रोटीन और लिपिड बन के आएंगे। और आखिरी जो आपका फेज है, इसे हमने मैच्योरिंग फेज कहा, क्योंकि यहां से प्रोटीन और लिपिड मैच्योर होकर के चले जाएंगे। और बीच के जो आपके सिस्टर्ने है, इसे हमने मीडियन गोल्जी कहा। और इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी गोल्जी बॉडी की इन 1898। देखो भैया, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया और भेज दिया गोल्जी की तरफ। गोल्जी ने एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके इन प्रोटीन्स और लिपिड को आगे भेजते गए, मैच्योर करते गए। इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट के टैग लगा दिए, यानी ग्लाइकोसाइलेशन कर दी। तो प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन की तो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड की ग्लाइकोसाइलेशन की तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। यानी पहला काम गोल्जी में होता है ग्लाइकोसाइलेशन। दूसरा, ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है, ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड लिपिड है, इसको ठीक तरीके से पैक कर दिया, तो दूसरा काम होता है पैकेजिंग। तीसरा, एक बड़ा सा टुकड़ा टूट सकता है इस गोल्जी का और उसके अंदर कई सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हो सकते हैं, यानी लाइसोसोम बनाने का काम भी इसी गोल्जी का होता है। ये जो आपके प्रोटीन और लिपिड है, इन्हें अलग अलग जगह पर भेज दिया जाएगा, चाहे सेल के अंदर, चाहे सेल के बाहर, यानी इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट पे इन्हें भेजा जा सकता है। प्लांट में जो गोल्जी बॉडी है, इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। सारी की सारी सिस्टर्ने आपस में कनेक्टेड होती हैं, एरो से ही दिखाई दे रही हैं, और इस
सिस्टर्ने का जो डायमीटर है ये आधा से 1 माइक्रोमीटर होता है। यहां तक की बात अगर चमक गई है, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बताइए, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें और हमारे गोल्जी की डिस्कशन अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए मेरे भाई, गोल्जी बॉडी को 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा था। ये डेंसली स्टेन्ड रीजन है ना। तो स्टेनिंग किससे की गई थी? सिरामाइड नाम की डाई से की गई थी। नियर द न्यूक्लियस से पाए जाते हैं। सबसे न्यूक्लियस के करीब कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे थोड़ा सा दूर है आपका गोल्जी। इसमें कई फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, पतली पतली सी, जिनको हमने सिस्टर्ने कह दिया, जिनका डायमीटर जो है आधे से 1 माइक्रोमीटर के आसपास है। रेडियस पूछ ले तो भी आपको बताना आना चाहिए। ये जो सारी की सारी सिस्टर्ने हैं ये पैरेलल होती है और वेरिएबल नंबर की होती है, 4 से 8। मैंने आपको नंबर भी लिखवा दिया है। कंसेंट्रिकली अरेंज होती हैं, जैसे छोटे सर्कल के ऊपर बड़े सर्कल आप बनाते गए हो। इसका जो फॉर्मिंग फेस है इसे कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। और दूसरा जो फेस है लास्ट वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कह सकते हैं। यस, तो सिस और ट्रांस फेस जो है ये बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे में सामान भेज सकते हैं मीडियन गोल्जी के थ्रू। तो गोल्जी का मेन काम क्या है? पैकेजिंग, यानी जो भी प्रोटीन और लिपिड बन के आए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनकी पैकेजिंग अच्छे तरीके से करना और इनको फिर डिलीवर करना इंट्रासेलुलर टारगेट्स तक, या फिर आपका सेल के बाहर भी भेजना, यानी सिक्रीट कर देना एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स तक। ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी पे सामान आया, उसके बाद मीडियन गोल्जी पे, उसके बाद ट्रांस गोल्जी से बाहर निकल गया। तो मेरे दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आए थे और लिपिड आए थे उनको मॉडिफाई कर दिया किसने? गोल्जी की सिस्टर्नी ने। एंड मेरे दोस्त, यहां पर इस मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनते हैं? गोल्जी में ही बनते हैं। एंड की सारी बातें हरी भरी हैं, यानी ये आपके पीवाईक्यूज हैं, गौर से देखना, ये सारे आपके पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। आइए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। आराम से देखिएगा मेरे दोस्त, कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। आई, ये है ना, हाँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं सवाल संख्या 3। क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर डालिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन 3 में कवि ये पूछना चाहते हैं, विच फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज्यादा पास कौन है? मेरे दोस्त, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका गोल्जी का कौन सा फेस होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, जिसमें सामान आ रहा है फॉर्म होकर, ताजा ताजा सामान। तो क्या इसे फॉर्मिंग फेस कह देंगे? तो मैच्योरिंग तो नहीं कहेंगे, बोथ फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग तो नहीं कहेंगे, फॉर्मिंग कहेंगे। अब फॉर्मिंग को प्यार से 2 और नामों से बुलाया जाता है, सिस और कॉन्वेक्स। तो इसे ट्रांस नहीं कहेंगे, इसे सिस या कॉन्वेक्स कहेंगे। तो उत्तर आपका एलिमिनेशन के बाद आ जाता है मिस्टर डी, मिस्टर फोर्थ, मिस्टर चौथा, मिस्टर डॉक्टर बच्चन इज द राइट आंसर। इसको हम मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, बहुत ज्यादा घुमाया हुआ नहीं है, आपको आसानी से देखने को मिला। 80% लोगों ने सही कर दिया है। फॉर्मिंग में बहक गए आधे लोग, भाई इतना सिंपल सवाल क्यों लेके आऊंगा मैं? कुछ सवाल सिंपल भी होंगे, लेकिन अधिकतर सवालों में कुछ तो ट्विस्ट करूंगा ना, तो इतना हल्के में नहीं लेना है। आओ भैया, कंसेप्चुअल सवाल है, गौर से देखो, पढ़ो इसको आराम से। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द 2 ऑर्गेनेल्स दैट लुक मोस्ट अलाइक। 2 ऑर्गेनेल्स को ढूंढो जो एक दूसरे से मिलती जुलती दिखाई देती हैं, ज्यादातर केसेस में इनको देख लो, मोस्ट अलाइक। न्यूक्लियस एंड वसाइकल। न्यूक्लियस पे 2 मेम्ब्रेन होती हैं, वसाइकल पे 1 मेम्ब्रेन होती है, पहले ही फेल हो गया मामला। ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर पे 1 मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे 2, पहले ही फेल हो गया मामला। वैक्यूल एंड साइटोस्केलेटल, साइटोस्केलेटल तो प्रोटीन्स है मेरे दोस्त, और वैक्यूल जो है एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, ये भी फेल हो गया मामला। गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी में भी आपकी क्या है? ऐसी ऐसी सी सिस्टर्ने हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसा सा है, और इसके ऊपर राइबोसोम भी नहीं है, ये दरदरा खुरदुरा भी नहीं है, दोनों के दोनों स्मूथ से ही हैं। तो इनकी शक्ल एक जैसी देखने को मिलती है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कोई आपसे पूछ लेगा तो बैंड बच सकती है, पैंट फट सकती है। उत्तर आपका हो जाएगा मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन। आसानी से आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, 81% लोगों ने कर लिया है। अगला सवाल और देख डालिए मेरे दोस्त। गोल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड विद, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है दोनों एक ही चीज है, ये किस चीज से एसोसिएटेड है, यानी इनका काम धाम क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस ईआर में हुआ था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ना कि गोल्जी में। सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, सिक्रीट मतलब फिर अलग अलग जगह पर भेज देना, तो पैकेजिंग करना और भेजना एक ही बात है, गोल्जी के ही काम है।
गोल्जी के ही दोनों काम है, तो उत्तर क्या हो जाता है मिस्टर डी, मिस्टर डॉक्टर बच्चन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग बहुत आसानी से बना पाएंगे। यस, आई होप सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी। थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मैं स्टार मार्क कराऊं जहां पर, या जो मैं अलग से बोलूं कि कंसेप्चुअल सवाल है या आपका थोड़ा सा डिटेल्ड सवाल है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लिख लिया कीजिए। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये दोनों चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं, गोल्जी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप खुद से भी ऐसे सवाल बना सकते हैं। लगभग 75% लोगों ने सही कर दिया। भाई न्यूक्लियस और वेसाइकल कब से सेम होने लगी? न्यूक्लियस पे 2 मेम्ब्रेन है, वेसाइकल पे 1 है। माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 मेम्ब्रेन है, ईआर पे 1 है। वैक्यूल पे 1 मेम्ब्रेन है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे, आपको आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, तो ये प्रोटीन्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? अभी आपको पढ़ा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्जी, दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। तो दैट्स व्हाई पूछा है मोस्ट अलाइक, है ना, 100% सेम नहीं, मोस्ट अलाइक, ज्यादातर चीजें किसमें सेम है वो पूछा गया है। तो उत्तर हो जाता है आपका मिस्टर 4, मिस्टर चौथा, है ना। आओ मेरे भाई, कुछ और सवाल देख लेते हैं और फिर आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये सवाल हो गया है, ये सवाल हो गया है, ये सवाल हो गया है, कर सकते हैं। बताओ मेरे भाई, लाइसोसोम कैसे बना? लाइसोसोम कैसे बना होगा? आपका जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें सारी चीजें लिख दो लाइसोसोम तक, सिंपल सी बात है। ये सवाल पूछा गया है। लाइसोसोम किससे बना है? गोल्जी से। लेकिन गोल्जी से पहले प्रोटीन कहां से बन के आए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ प्रोटीन्स बनाए, यानी कुछ एंजाइम्स बनाए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनाए, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाए। वो एंजाइम्स गोल्जी ने बढ़िया तरीके से पैक कर दिया और लाइसोसोम तैयार कर दिया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल है, गोल्जी का भी, और फिर लाइसोसोम बन गया। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम बनाए, फिर आपका गोल्जी की तरफ भेजे, गोल्जी ने पैक किया और लाइसोसोम आपका तैयार हो गया। यही आपका काम होगा। गोल्जी के बाद ईआर नहीं आता, है ना। न्यूक्लियस के बाद सीधा गोल्जी बॉडी नहीं आती, पहले ईआर आएगा, अगर इस चीज को सही भी माने तो। वैसे न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है इसमें, तो आपका पहले ईआर, गोल्जी, फिर लाइसोसोम आना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का भी कोई लेना देना नहीं है, कल ही बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इनका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर आ जाता है मिस्टर ए, मिस्टर अपना बच्चन इज द राइट आंसर। 91%, कमाल ही कर दिया यार, कमाल कर दिता सी, वाह, बहुत बढ़िया। ये वैक्यूल का सवाल है, नहीं कर पाओगे। वैक्यूल का सवाल है, नहीं कर पाओगे। वैक्यूल के बाद पूरा का पूरा ही एक ग्रंथ लिखा हुआ है, ये अभी नहीं कर पाओगे। तो अभी आज के हमने अपने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, और आप ये मान के चलिए कि मेजर टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ईआर एंड जीसी वर द मेजर टॉपिक्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट लाइसोसोम। कोई इसमें दिक्कत है नहीं, बहुत ही चुनिंदा चिंदी पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं लाइसोसोम के बारे में, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बड़ी बातचीत हो चुकी है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यह है आपका लाइसोसोम, बस इतना ही है। यह आपका लाइसोसोम है। इट इज यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यूनिट बोले तो 1, इट इज यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जा रही है। भाई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितनी भी चीजें थी सबके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन थी, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे वैक्यूल हो, सब में एक एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी। यहां भी आपकी एक मेम्ब्रेन पाई गई। यह है आपका लाइसोसोम। अब लाइसोसोम में क्या होते हैं? ये है आपके लाइसोसोम। इस लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रो मतलब पानी पिला पिला कर, लाइटिक मतलब तोड़ने वाला। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहां पर पाए जाएंगे। अब मेरे दोस्त, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। These hydrolytic enzymes are active at acidic pH। एसिडिक पीएच बोले तो कम पीएच या ज्यादा पीएच? सर अगर ये पीएच स्केल है तो 7 पीएच जो है ये है आपका न्यूट्रल, इससे कम है आपका एसिड, इससे ज्यादा है आपका बेस। यानी कम पीएच को हम लोग क्या कहते हैं? कम पीएच को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं। ये हम बचपन से जानते हैं, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। कम पीएच माने एसिडिक। अब आपको यहां पर क्या करना है? अगर आप इन एंजाइम्स को बढ़िया तरीके से काम कराना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से आप इन्हें एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आपको एसिडिटी मेंटेन करनी होगी।
आपको क्या करनी होगी, एसिडिटी मेंटेन करनी होगी। अंदर एसिडिक वातावरण होगा तभी ये एंजाइम्स ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, अदरवाइज ये एंजाइम्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या लगाया हुआ है यहां पर, आपने लगाया हुआ है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप। तो आप क्या करते हो, साइटोप्लाज्म से कई सारे प्रोटॉन उठा उठाकर फेंक डालते हो, कहां पर, लाइसोसोम के अंदर। साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपको पता है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहां प्रोटॉन्स बनते रहते हैं, इनको हमने उठा उठाकर कहां फेंक दिया, लाइसोसोम के अंदर फेंक दिया। अगर हमने इनको उठा उठाकर लाइसोसोम के अंदर फेंक दिया तो लाइसोसोम में प्रोटॉन की मात्रा हो गई ज्यादा, और प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो गई मतलब एसिडिटी बढ़ गई, यानी पीएच हो गया कम। ये पीएच कितना हो गया, न्यूट्रल से कम हो गया, 4 से 5 पीएच के आसपास हो गया। तो जब भी आपको इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करना होता है, आप क्या करते हो, आप साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन उठाकर लाइसोसोम में फेंकने लग जाते हो, अंदर का वातावरण एसिडिक हो जाता है एंड अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हुए हैं ये क्या क्या करते हैं, आराम से देखिएगा। ये कौन कौन से एंजाइम है और क्या क्या करते हैं, आराम से देखिएगा। अगर आपको लिपिड तोड़ना है तो आप कौन से एंजाइम का सहारा लेंगे, लाइपेज का। नाम ही है लाइपेज, शुरू के 3 अल्फाबेट देखो, लिपिड को तोड़ेगा। अगर आपको प्रोटीन को तोड़ना है तो कौन से एंजाइम का आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीएज। नाम ही देखो भैया, प्रोटीएज, शुरू के अल्फाबेट देखो मेरे भाई 5, प्रोटीन को तोड़ेगा। अगर आपको यहां पर स्टार्च को तोड़ना है तो स्टार्च को तोड़ने के लिए आपके सलाइवा में भी क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है। आलू का पराठा खाया तो मुंह में ही टूटना शुरू हो जाएगा, अमाइलेज। एंड मेरे दोस्त न्यूक्लिक एसिड को अगर तोड़ना है तो आपके पास क्या होगा, न्यूक्लिएज। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लिएज हो जाएगा। तो लाइपेज जो है इट डाइजेस्ट लिपिड्स। प्रोटीएज जो है इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। अमाइलेज जो है इट डाइजेस्ट स्टार्च। एंड न्यूक्लियस जो है इट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। ये क्या डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करेगा, करेक्ट। अब मेरे भैया ये अगर तोड़ने फोड़ने का काम करता है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये जो लाइसोसोम है इट हेल्प्स इन, इसका काम क्या है, डाइजेशन। चाहे सेल के अंदर कोई चीज है जिसको तोड़ना फोड़ना है, लाइसोसोम में फेंक दो। चाहे भैया कोई सेल में बाहर से चीज आ गई है ना, पता लग गया कि हमारे लिए अच्छी नहीं है ये चीज, फेंक दो सीधा लाइसोसोम में, उड़ा देगा, चीथड़े उड़ा देगा। तो इसका काम क्या है, देयरफॉर लाइसोसोम हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर का कोई माल है या सेल के बाहर से कुछ आ गया, उसकी ऐसी तैसी करनी है तो कौन कर देगा, लाइसोसोम कर देगा। तो इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, चीजों की तोड़फोड़ में हेल्प करता है ये। देयरफॉर इसे क्या कहा जाता है, देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड, कल भी इसे एक नाम से पुकारा था, इसे क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सुइसाइडल बैग। सुसाइडल बैग। कई बार ये जो लाइसोसोम है ये आपके साइटोप्लाज्म में ही फट जाता है, तो इसके जो एंजाइम्स हैं ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं और आसपास की चीजों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, पर बहुत ज्यादा तबाही नहीं मचा पाते। अगर एक सेल है, बहुत बड़ा सेल होता है यूजुअली, लाइसोसोम बहुत छोटा होता है, एक आधा लाइसोसोम फटा है तो सेल का कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। काफी लाइसोसोम अगर फट गए हैं तो सेल को दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप देखो मेरे दोस्त तो लाइसोसोम जो है इट इज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल यानी इसके कई मॉर्फोलॉजी होते हैं, कई स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। पॉली का मतलब बहुत सारे, आप केमिस्ट्री में अभी पढ़ोगे ना, पॉलीमर यानी बहुत सारी यूनिट्स हो जिस चीज की। मोनोमर मतलब ऐसी चीज जिसकी एक ही यूनिट हो, पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत सारी, मर मतलब यूनिट। तो यहां पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिक मतलब क्या हो गए, आपके स्ट्रक्चर हो गए। तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड सो ऑन। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जो अपने भेस बदल सकती है, तो वो हो जाएगी क्या, आपके लाइसोसोम।
है ना। प्राइमरी लाइसोसोम कोई नया नया बना है, कोई थोड़ा मैच्योर हो गया है ना, इस हिसाब से अलग अलग प्रकार की लाइसोसोम हो सकती हैं। इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा गौर नहीं करना है, ये आपका नोट है। बाकी सारी चीजें आई होप आपने लिख ली होंगी। यहां तक की बातें आपको अगर समझ में आई है एक बार बताइए, मैं आपको सैर करा के लाता हूं एनसीईआरटी की। यस, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई है फटाफट बताइए। एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे इसी स्लाइड पे। यू नीड नॉट हैव टू वरी, दोबारा रिवाइज करा दूंगा। एक बार देखिए, देखो एनसीईआरटी में कितनी कम बातें लिखी हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि भैया ये जो आपका लाइसोसोम है किससे बना है, गोल्जी का एक टुकड़ा है, ये तो गोल्जी के जिगर का टुकड़ा है, ये बात हम पहले ही लिख चुके थे। इसमें बोला है लगभग हर प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहां पर होते हैं, हमने नाम तक लिखवा दिया है भैया। लाइपेज भी होता है, प्रोटीएज भी होता है, कार्बोहाइड्रेज यानी अमाइलेज भी होता है, एज वेल एज न्यूक्लियस भी यहां पर होता है, जो कि एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एसिडिक पीएच जैसे ही आपका मेंटेन हो जाता है, ये डाइजेस्ट करते हैं अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को। लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेज या अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। और बस इतनी ही बातें आपको पढ़नी है। प्रोटॉन पंप इधर उधर की कोई बात यहां पर नहीं की हुई, बहुत जनरल सी बातें यहां पर की हुई है। करेक्ट, ये वाला सवाल सॉल्व कर लो, फिर दोबारा से लाइसोसोम को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। लाइसोसोम कंटेन कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो एनर्जी बनाते हो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने लगा लाइसोसोम। ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हो, एनर्जी निकालते हो, है ना। या हाइड्रोलिटिक एंजाइम तोड़ फोड़ मचाते हो, लाइसिस करते हो, पानी पिला पिला के मारते हो, है ना। पाप और पुण्य एक साथ करते हो, पाप भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, सारा बैलेंस करके चल रहा है। लाइसोसोम का पाप का घड़ा भरने में 4 ही बूंदे बची है, कोई 4 बूंदों वाला उजाला भी भाई टपका गया तो लाइसोसोम का खेल खत्म। इसीलिए पाप और पुण्य साथ साथ करता है, बैलेंस बना के चलता है ना। 2 थप्पड़ मार रहा है, पानी पिला रहा है, लो भैया पानी पी लो, फिर 2 थप्पड़ मार रहा है, फिर पानी पिला रहा है, बढ़िया एकदम बैलेंस। पाप और पुण्य का कॉम्बो करता रहता है ये। उत्तर आ गया हमारा डॉक्टर बच्चन, लगभग 96% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है। ये हमारा लाइसोसोम है। इसके बाद हम वैक्यूल की पढ़ाई करेंगे। लाइसोसोम को एक बार दोबारा से देख डालते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ डालते हैं। हमने कहा कि लाइसोसोम जो है कैसे बना है, गोल्जी का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया है, उससे लाइसोसोम बनके तैयार हुआ है, जिसमें क्या जमा हो गए, कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जमा हो गए, यानी तोड़फोड़ मचाने वाले एंजाइम्स जमा हो गए। इन एंजाइम्स को एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, यानी इन्हें खूब सारे प्रोटॉन चाहिए इस लाइसोसोम के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही आपके कई सारे प्रोटॉन्स बन जाते हैं, इनको हम लोग प्रोटॉन पंप के थ्रू यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पंप मैंने बताया था कल ही, पंप शब्द यूज हो गया यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको एटीपी का इस्तेमाल करके हम लोग लाइसोसोम में भेज देते हैं, तो इसका पीएच कम हो जाता है, यानी एसिडिक पीएच आपका हो जाता है। तो ओवरऑल लाइसोसोम जो है बढ़िया तरीके से अपने एंजाइम्स को एक्टिवेट कर लेता है। लाइपेज नाम का एंजाइम जो है लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीएज नाम का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, अमाइलेज नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और न्यूक्लियस नाम का एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। सिंस ये तोड़ने फोड़ने का काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है, ये सेल के अंदर पाई जाने वाली चीजें जो कि आपकी गलत बन गई हैं, कोई प्रोटीन गलत बन गया है तो उसको लाइसोसोम में फेंक दो, वो तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड अलग कर देगा। और बाहर से भी कोई चीज अगर आई है तो उसको भी आप तोड़ने फोड़ने के लिए लाइसोसोम में भेज सकते हो, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। और डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम्स सेल में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। अब मेरे भाई हम लोग बात करेंगे वैक्यूल की। यहां तक सबको क्लियर है सारी की सारी बातें, तो मुझे एक बार बता दीजिए। वैक्यूल की बात करेंगे, है ना। दिस इज योर वैक्यूल, दिस इज आवर वैक्यूल। वैक्यूल भी कैसा है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो इस पे भी एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। यस, तो इस पे भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी यूनिट मेम्ब्रेन है। इस वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन है, इसका स्पेशल नाम दिया गया है। ये जो आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है इज कॉल्ड, इसको प्यार से क्या बोला गया है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, इसको कहा गया है दोस्त टोनोप्लास्ट। इसे टोनोप्लास्ट कहा गया है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हमने क्या कह डाला, टोनोप्लास्ट कह डाला। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोल मटोल सा, इसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ऑल राइट, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये जो वैक्यूल है इसमें कौन कौन सी चीजें स्टोर करी जाती हैं, इसमें वो सारी चीजें जो बिना काम की हैं। स्टोर हाउस में आप क्या स्टोर करते हो,
जो चीजें बिना काम की हैं वो स्टोर कर देते हो, या जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है वो स्टोर कर देते हो। तो ये जो आपका बड़ा सा वैक्यूल है ये क्या करेगा, इट स्टोर्स, अब सेल में अधिकतर तो पानी ही है तो इसमें भी पानी भरा होगा, तो इट स्टोर्स वाटर, इट स्टोर्स वाटर आयंस, एक्सक्रीटरी वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, बाकी सारे पिगमेंट आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं, लाइक एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन आपको यहां देखने को मिलता है जो फूलों में कलर देने का काम करता है, कई फूलों में कलर एंथोसाइनिन से आता है। कौन सा कलर आएगा आपको पता है अच्छे तरीके से, क्यों, क्योंकि हम लगाते हैं गुरुजी खोपड़ी पे सरसों का तेल। एंथोसायनिन, बात समझ में आई। साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, सायनिन, कौन सा कलर, कलर कलर विच कलर, बचपन में खेला होगा, कौन सा कलर मेरे भाई, ब्लूइश कलर, है ना। तो पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन भी यहां स्टोर होते हैं, एंड मेरे भाई सैप भी यहां स्टोर हो सकता है, सैप भी यहां स्टोर हो सकता है। ये सैप क्या होता है, सैप इज बेसिकली अ शुगरी सोल्यूशन। सैप क्या है बेसिकली, इसमें आपका शुगर भी होगा, इसमें वाटर भी होगा, इसमें मिनरल्स भी होंगे, इसमें प्रोटीन्स भी होंगे, इसमें अमीनो एसिड्स भी होंगे, एंड सो ऑन, मतलब शुगर का एक मिश्रण, इसे आप सैप कहते हैं। ये सारी चीजें कहां स्टोर करी जाएंगी, एक्सक्रीटरी वेस्ट, एंथोसाइनिन, सैप, वाटर, आयंस, ये सारी चीजें कहां स्टोर करी जाएंगी, इस बड़े से वैक्यूल में। ये वैक्यूल प्लांट में कितना बड़ा हो सकता है आप खुद बताइए, ये वैक्यूल प्लांट में कितना बड़ा हो सकता है, 90% तक वॉल्यूम भी तो घेर सकता है। हमने क्या पता किया था, इन प्लांट्स सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, इन प्लांट्स वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का 90% वॉल्यूम जो है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, आपका वैक्यूल ऑक्यूपाई करके रखता है, और इसमें कई सारी चीजें पाई जाती हैं। ये जो वैक्यूल है इसको प्यार से हम क्या कह रहे थे, इट इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इसे स्टोर हाउस कहते हैं। अब मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, ये जो स्टोर हाउस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है गुरुजी, समझ लीजिए भैया, ये मेरा कमरा है, क्या इस कमरे में मैं गोल गोल घूमर कर सकता हूं, कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये जो आपका कमरा है इसमें खूब सारा स्पेस है, क्योंकि ये मेरा मेन कमरा है, ये मेरा काम करने का अड्डा है, इसमें मैं ऐसे ठूस ठूस के सामान नहीं भर सकता। क्या मैं स्टोर रूम में ऐसे नाच सकता हूं, ऐसे नाचूंगा भाई, ऊपर से तेल का कनस्तर आकर के मुंह पे गिर जाएगा, कोई 20 साल पुराना जूता आके मुंह पे गिर जाएगा, है ना, कोई डंडा साइड में, हमारे तो हरियाणा में लठ खड़े कर रखे हैं, पुराने पुराने 20 लठ आकर के एक डंडा गिर गया भाई ऊपर से, है ना, मकड़ी का जाला गिर गया ऊपर, चिड़िया ने घोंसले दे रखे थे, अंडे दे रखे थे, वो सारे आकर के मुंह पे गिर गए। स्टोर रूम में इतनी मस्ती नहीं कर सकते भाई, क्योंकि स्टोर रूम ठूस ठूस के भरा है। लेकिन फिर भी आपका मकसद क्या रहता है, दिवाली पे समझ लीजिए आपके घर में सफाई हुई, तो आप सोचते हो कि इस दिवाली तो स्टोर रूम खाली कर देंगे, और भर देते हो उसको, अपना जो कमरा है उसको और खाली कर देते हो, और स्टोर रूम को और भर देते हो। यानी स्टोर रूम पहले से ठूस ठूस के भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा मन कहता है कि इसमें और माल ठूस दिया जाए, इसको और भर दिया जाए। तो इसीलिए आप क्या कहते हो मेरे भाई, ये जो आपका वैक्यूल है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि यह है स्टोर रूम, और ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा कम रहती है, क्योंकि मेरे भाई ये है हमारा मेन कमरा, इसको आप ठूस ठूस के नहीं भर सकते, इसकी कंसंट्रेशन कम है। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि भैया हमें साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में ही सामान भेजना है, यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सामान भेजना है। बताओ भैया कैसे भेजोगे, एक पंप लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा गुरुजी, यस। फिर भी आप चाहते हो कि आप साइटोप्लाज्म से कहां सामान भेजो, वैक्यूल में सामान भेजो, तो क्या मेरे भाई इस काम के लिए आपको पंप की जरूरत पड़ेगी, क्या ये काम खुद हो सकता है, नहीं गुरुजी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे सामान भेज रहे हो, इसीलिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पंप की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप यहां पे करोगे। बात चमकी या नहीं,
जब भी आपको कुछ चीज समझने में प्रॉब्लम हो, हमेशा ये स्टोर हाउस वाला एग्जांपल याद रखना कि स्टोर हाउस पहले से बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है, यानी उसमें कंसंट्रेशन पहले ही बहुत हाई है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि उसको और ठूस ठूस के भर डालो, यानी उसमें और सामान ऐड कर डालो, यानी आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सामान भेज रहे हो, आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सामान भेज रहे हो, तो आपको एटीपी का यानी एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, आपको एक पंप का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां भी हमने पंप लगा हुआ देखा वैक्यूल में, और यहां भी आप साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन पंप कर रहे थे लाइसोसोम में, तो यहां भी प्रोटॉन पंप लगा था। तो हमने जब डिस्कशन की थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो हमने एग्जांपल लिया था सोडियम पोटेशियम पंप, वो तो हमारे सिलेबस में आया नहीं, अभी तक नहीं आया, लेकिन प्रोटॉन पंप और वैक्यूल का जो वेस्ट पंप है ये हमारे सामने जरूर आ गया, ये हमने बढ़िया तरीके से अभी फोड़ दिया है। करेक्ट, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? एक बार फटाफट बता दो मेरे भाई, एक बार झटपट बता डालो, फटफट बता डालो, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यस, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अब देखो, दो तरीके की वैक्यूल है जो मैं आपको समझा देता हूं, और फिर मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, है ना, अपना स्टाइल आपको पता है, पूरा रिवीजन होगा, यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। दो तरीके के आपके वैक्यूल हैं एनसीईआरटी में दिए हुए, मतलब एक तो प्लांट का वैक्यूल है जो हमने पढ़ ही लिया, उसके अलावा लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ लोअर लेवल के वैक्यूल पाए जाते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सिर्फ इनका नाम याद रखना जरूरी है और कुछ नहीं, बाकी तो नाम से ही काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लगाते हैं सर पे नवरत्न तेल, है ना। तेल की भी बहुत वैरायटी है हमारे पास, कभी नवरत्न, कभी आपका नारियल तेल, कभी सरसों का तेल, है ना। यहां पे देखो मेरे भाई, वैक्यूल, पहला जो वैक्यूल है इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आर ही गलत बन गया, इतना एक्सपीरियंस है बचपन से आर लिखने का, फिर भी गलत बन जाता है कभी कभी, देखा देखा लापरवाही का नतीजा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऐसा वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्टाइल हो, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल हो मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, जिसको पिचका सकें, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कॉन्ट्रैक्ट करें। तो आपने यहां पर क्या बना डाला? आपने यहां पर एक अमीबा बना डाला, इस अमीबा में है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस वैक्यूल को आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस वैक्यूल को आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पिचकाएंगे, क्या इसका मसाला बाहर आ जाएगा? यस गुरुजी, आराम से आ जाएगा। मेरे भाई इस चीज को समझने की कोशिश करना, जस्ट लाइक योर टूथपेस्ट। सुबह सुबह टूथपेस्ट तो सभी इस्तेमाल करते होंगे, यस। क्या किया? टूथब्रश जो है ऐसे हाथ में पकड़ी, ऊपर से टूथपेस्ट ऐसे निकाला, फुचुक करके दबाया, और मेरे भाई आपका जो है, जैसे ही आपने टूथपेस्ट पे प्रेशर लगाया, पेस्ट बाहर निकल गया। ऐसे ही अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब पिचकेगा, तो अंदर का जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, मसाला जो है, वो फुचुक करके बाहर आ जाएगा। अरे गुरुजी हमारे तो ऐसे दबाने पे नहीं निकलता, हम तो बेलन लेके ऐसे लग जाते हैं जोर से। 4 साल पुराना पेस्ट है हमारे पास तो, है ना। एक मोटरसाइकिल लेके आता है एक आदमी, वो पेस्ट के ऊपर टायर से दबाता है उस पेस्ट को, फिर जाके वो थोड़ा बहुत फुचुक करके निकलता है। कुछ तो निकलता होगा मेरे भाई, अगर आप उस पेस्ट के ऊपर जोर लगा रहे हो, कुछ तो निकलेगा बाहर। ऐसे ही जब आप इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो ये भी क्या करेगा? एक्सक्रीटरी मैटर को बाहर फेंक डालेगा। तो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। हमेशा याद रखिएगा, आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर भी पढ़ेंगे, आपको एक चीज का पता लगेगा कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन हमेशा साथ होता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? आप रेगुलेट कर रहे हैं यहां पे किसको? ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मोलैरिटी मतलब यहां पर आप कर रहे हैं वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। क्या कर रहे हैं गुरुजी? समझ लीजिए आपकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है, आप क्या करोगे? आप सॉल्ट को बाहर निकालोगे। समझ लीजिए आपकी बॉडी में सॉल्ट कम है, पानी ज्यादा है, आप क्या करोगे? सूसू कर क्या होगे? पानी को बाहर निकालोगे। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का अमाउंट मेंटेन होना चाहिए। पानी ज्यादा है, पानी निकाल दो, सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट निकाल दो। तो ये कौन करेगा? एक्सक्रीशन के थ्रू ही तो होंगे ये सारे काम। जो मटेरियल ज्यादा है वो निकाल दो, एक्सक्रीट कर दो। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन साथ होते हैं, ये बात आप चाहो तो यहीं भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना। ये है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। अमीबा की शक्ल भी बनाई है इरेगुलर सी, इसीलिए अमीबा में आपका देखने को मिलेगा, है ना। दूसरा आपका कैसा वैक्यूल है? दूसरा बताओ मेरे भाई, किसी को पता है क्या है? यह है आपका फूड वैक्यूल।
ये है आपका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इन प्रोटिस्टा, नॉर्मल किसी भी प्रोटिस्टा में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है तभी इसके अंदर वैक्यूल पाई जा रही है। ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये न्यूक्लियस बना दिया। यहां पे कई सारे फूड पार्टिकल्स हैं। ये जो प्रोटिस्टा था इसने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, काफी सारे फूड पार्टिकल्स आ गए। इन फूड पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, आपकी एक लेयर बन जाएगी और फूड वैक्यूल तैयार हो जाएगा। यस, यानी ये क्या है, आपके फूड पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, आपके फूड पार्टिकल्स सराउंडेड बाय अ लेयर, और फूड वैक्यूल बन गया बाय अ लेयर, और आपका फूड वैक्यूल बन करके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। इसी को हमने फूड वैक्यूल कहा। यानी प्रोटिस्टा ने खाना खाया तो वो खाना जो है आपका एक जगह पर इकट्ठा हो गया, वैक्यूल जो है उसी जगह पर आपका तैयार हो जाता है, दैट इज फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में, प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ा जिसे सैप वैक्यूल कहते हैं, एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल, और एक और वैक्यूल है जो आपका पाया जा रहा था कहां पर, प्रोकैरियोट्स में, जो कि ट्रू वैक्यूल नहीं था, जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। उस वैक्यूल का नाम बता दो फटाफट, उस वैक्यूल का नाम बता दो फटाफट। क्या उस वैक्यूल का नाम, क्या उस वैक्यूल का नाम गैस वैक्यूल था? क्या उस वैक्यूल का नाम गैस वैक्यूल था? क्या आपको याद आ रहा है? यस, गैस वैक्यूल था, एकदम सही बात है। बायंसी प्रोवाइड कर रहा था ना, गैस वैक्यूल था, बायंसी प्रोवाइड कर रहा था। ये आपके वैक्यूल की कहानी हो गई, बस इतनी ही बात है। एक बार देख लो भैया एनसीईआरटी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तिका में क्या लिखा हुआ है। वैक्यूल जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी इस पे भी एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इसके अंदर पानी भी होगा, सैप भी होगा। सैप पे मैंने आपको बताया वाटर, शुगर, आयन, अमीनो एसिड, प्रोटीन सब घुले मिले रहते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है एंड अदर मटेरियल भी है जिनकी इंस्टेंट जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया एंथोसाइनिन। इसकी एक मेम्ब्रेन है जिसको टोनोप्लास्ट कहा। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया 90% जो इलाका है वो वैक्यूल घेर सकता है। टोनोप्लास्ट जो है इसके थ्रू नंबर ऑफ आयंस जो हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करते हैं, यानी साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में आते हैं। इसीलिए आपको यहां पर किसकी जरूरत है, एक पंप की जरूरत है, ये भी हमने देखा। अमीबा में क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। और प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलता है फूड वैक्यूल, यानी फूड पार्टिकल एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं जगहों पर आपका फूड वैक्यूल बन जाता है। ये हमने बात करी टोटल, ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो जाता है खल्लास। क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या बात हुई है। ये भी अटक गया है पुलवा, ए मारा जाएगा। आओ भैया 7वां सवाल सॉल्व कर लीजिए। सेल ऑर्गेनेल कनेक्टेड विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अरे डाइजेशन से रिलेटेड कौन है, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था हमको, ये छोड़ा क्यों है समझ में नहीं आया, है ना। डाइजेशन तोड़ फोड़ मचाने का काम किसका है, लाइसोसोम। इसमें तो हम ना भी लगाएं टिक तो भी कोई दिक्कत नहीं, लाइसोसोम इसे कहा जाता है। यस, परॉक्सिसोम नाम में ही परॉक्सी है, यानी ये परॉक्साइड को तोड़ेगा। ग्लायोक्सिसोम नाम में ही ग्लायो है, तो ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल नाम की एक साइकिल करता है जर्मिनेटिंग सीड्स में, आपको पढ़ाया जाएगा जब मैं माइक्रोबॉडीज पढ़ाऊंगा। पॉलीसोम आपको पता है, कई सारे राइबोसोम्स आकर के एक सिंगल एमआरएनए पे जमा हो जाए तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। उत्तर हो जाएगा मिस्टर ए। आज तो गला एकदम बैठ गया है, खराश का लेवल देख रहे हो तुम, जोर लगा रहा हूं तो कौए जैसी आवाज आ रही है। मेरे भाई आज तो एकदम खत्म हो जाएगा, शाम तक खेल लॉन्च भी है और क्लासेस भी है। 96% लोगों ने सही कर दिया है। आओ मेरे दोस्त एंड में चलते हैं, कुछ वैक्यूल के सवाल बचे हुए थे उनको हमें देख लेना चाहिए, है ना। तो वैक्यूल के सवाल यही वाले थे। आओ भैया 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से इस सवाल को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट 1 कहती है द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। नहीं भैया, एक ही मेम्ब्रेन थी जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितनी भी चीजें थी सब पे एक ही मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बिल्कुल अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जा रही थी, और मैंने आपको बताया एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन साथ साथ होती है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, पहली बात है गंदी, पहली बात है अश्लील, दूसरी बात है सही। तो पहली गलत दूसरी सही, उत्तर हो जाएगा आपका क्या, मिस्टर सी, मिस्टर चूरा। देखो भाई समझाने के बाद भी 15 सेकंड में सवाल उड़ चुका है, सॉल्व हो चुका है। उत्तर आता है मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन इन द हाउस। एक बार देख लेते हैं मेरे भाई क्या हाल चाल है यहां पर। यस, आओ दोस्त
सी को मार्क कर देते हैं, लगभग 90% यार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, 4 स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे पता है आप 30 सेकंड में कर ले जाओगे। आपकी एक्यूरेसी के नाम एक रिस्क ले रहा हूं, आराम से देखिएगा। सवाल की पहली स्टेटमेंट कहती है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट ऑप्शन, सही बात पता लगानी है। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक्स पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, अभी पढ़ी थी, एकदम सही बात है। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल इज फाउंड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल आके एक जगह पर जमा हो जाते हैं, वहीं आपकी वैक्यूल तैयार हो जाती है। वैक्यूल इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, फिर से गंदी बात हो गई, सी आपका गलत है। वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल इन प्लांट्स, इसको आप अभी के लिए सही मान लो, है ना, इन प्लांट्स। तो भी देखो भैया 15 सेकंड में आप सॉल्व कर गए आराम से, इतना टाइम बचा हुआ था लिखने समझाने के बावजूद भी, है ना। तो ये आपने देखा, तो सी गलत है बस, है ना। 1 2 का 4 हो जाएगा, माय नेम इज लखन हो जाएगा, चूरा बच्चन इज द राइट आंसर। तो 3 गलत है भैया, जहां जहां 3 आ रहा है वो तो आप वैसे भी हटा सकते थे। अब यहां पे बोला है सिर्फ 1 एंड 2 सही है ना। तो अगर 4 गलत होता तो वो भी कर सकते थे, पर आंसर आपका सी आ जाता है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है ओवरऑल। अच्छा, अभी डी मार्क कर देता, सबके पोल की अइया बैया हो जाती। 82% सही किया है, बहुत बढ़िया। आओ भैया इस सवाल को पढ़ लेते हैं और आपको दे देते हैं। कितने सेकंड दिए जाएं खुद बताओ, एक बार लिख के बताओ चैट सेक्शन में, कितने दिए जाएं। एंड की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की हैं और आपकी क्लोरोप्लास्ट की हैं, यहां तक इतने में आपका आंसर आ जाएगा, पर मैं उस तरीके से अरेंज करके लेके आया हूं कि बीच में आपका आंसर आ जाएगा, तो टेंशन नहीं है। आप मुझे बताओ कितना टाइम चाहिए आपको, कितना टाइम चाहिए। 60 सेकंड्स में करना चाहोगे तब तक आप पढ़ सकते हो। एक काम करते हैं भाई, 90 सेकंड्स ले लेते हैं फॉर सेफ्टी। 90 सेकंड्स लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही बात बतानी है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स ईआर, जीसी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, पहली बात जो है आपकी करेक्ट हो जाती है। ER helps in the transport of substances and synthesis of protein, lipoproteins and glycogen, तो ग्लाइकोजन जो है, लिपिड जो है, प्रोटीन जो है, सारे ER में बनते हैं, RER SER मिला करके। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, जिसको पॉलीसोम कहा जाता है। नहीं भैया, इसको मीजोसोम कहा जाता है, पांचवा गलत है ना। तो पांचवा गलत है, तो सही स्टेटमेंट्स बतानी है, तो पांचवा तो गलत हो गया, है ना। ये तो पहले हट गया। ऑल आर करेक्ट, ये वैसे गलत हो गया क्योंकि एक इनकरेक्ट मिल गया है। उसके बाद देखो मेरे भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनता है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, यस, और एनिमल वर्ल्ड में आपका कोलेजन हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एकदम सही बात है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, तो नौवा भी आपका गलत है, नौवा भी गलत है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, आंसर निकल के आ चुका है। पांचवा गलत है, नौवा गलत है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आराम से निकाल लिया। टाइम बचा हुआ है देखो मेरे भाई, 90 सेकंड का टाइम दिया था। अगर मैं एज अ स्टूडेंट अटेम्प्ट करता तो 45 सेकंड में कर सकता। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप 45 सेकंड में कर पा रहे हो, दिस इज इनसेन, ये तो अलग चीज है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है लिपिड की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है इसमें 80s नहीं 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। तो सारी बातें हमारी वैसे भी हमें पता थी, ऐसा नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया से कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल दी जो कि एकदम तोड़फोड़ थी, ऐसा नहीं है। उत्तर क्या आ जाता है हमारा, विद द एलिमिनेशन टेक्निक उत्तर आ जाता है मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन, एकदम सही टाइम पर हमारा खत्म हुआ है। क्या बात है यार, वाह 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 भाई, पहली बार तुम्हें पुच्ची देने का मन कर रहा है, वेरी गुड। 83% इन दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों ने किया है तभी ये पोल आ पाया है। एक्टिव रिकॉल तो आज वैसे ही सारी चीजें 5-6 बार बताई हैं, तो एक्टिव रिकॉल तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और क्लास भी हमारी परफेक्ट टाइम पे खत्म हुई है, करेक्ट 2 मिनट बची हुई है हमारी क्लास की। मुझे आपको एक बहुत अच्छी न्यूज देनी है और एक बहुत खराब न्यूज देनी है। बताओ भैया पहले कौन सी सुनना पसंद करोगे, है ना। दोनों चीजें मिली जुली सी हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी न्यूज है, एक छोटी सी चिंदी सी खराब न्यूज है। बताओ भैया क्या सुनोगे। देखो सबसे पहले तो आपको पता नहीं लगा होगा, लेट मी गिव यू अ क्लैरिटी बिकॉज आई ट्रीट यू लाइक अ फैमिली। देयर वाज अ वेरी 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 स्मॉल गैदरिंग, है ना। मेरी जो सगी बहन थी, मेरी जो सगी दीदी थी, उनकी शादी हुई है 28 तारीख को, यानी जस्ट 4 दिन पहले। और आपको नहीं पता लगा होगा बिकॉज कोई क्लास मिस नहीं हुई है, आई हैव नॉट टेकन एनी लीव, सारी चीज़ें मैंने अपने काम के साथ ही रात वात को भाग भाग के मैनेज की हैं। तो ये है कि अपनी बहन जो है उनकी शादी हो चुकी है, तो दिस इज अ गुड न्यूज़। खराब न्यूज़ ये है
वो भी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा हमारे दोस्ती के लिए थोड़ी सी हल्की सी खराब है कि सैटरडे वाली जो क्लास है वो आई हैव टू टेक रिकॉर्डेड, बिकॉज कुछ ऐसी रस्में हैं जो हमारे पैतृक घर में हो सकती हैं। तो मेरे दादाजी जो है ही इज नो मोर, तो उनका आशीर्वाद जो है हम पितृदेव बोलते हैं, मतलब गांव में वहां जाकर के उनका आशीर्वाद लेना होता है। तो हम बेसिकली अपने राजस्थान वाले घर में हमको जाना होगा। तो एक बस छोटा सा ये है, मैं आपकी क्लास मिस नहीं होने दूंगा, मैं कभी मिस नहीं होने देता। आप मेरे एंड पे, मतलब कुछ तो आप लोगों में से पढ़े हुए होंगे मुझसे लक्ष्य में या फिर पहले भी अर्जुना में, तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस में आई नेवर मिस माई क्लासेस, है ना। तो सैटरडे वाली क्लास विल बी रिकॉर्डेड। उसमें हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या छोटी रख लूंगा, एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, लेकिन छोटी सी क्लास में रखूंगा सैटरडे वाली। उस दिन के लिए मुझे आपसे माफी चाहिए। बीच में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आपकी क्लास ले पाऊं, तो वो सैटरडे संडे मेरा कहीं ना कहीं जाएगा ही। तो वो एक छोटी सी दिक्कत है, उस दिन को आप बस संभाल लीजिएगा। उस दिन क्लास रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग के 2 मिनट में क्वेश्चन दूंगा कि उस क्लास को कैसे देखना है, कितनी स्पीड पे देखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। सेम इसी फॉर्मेट में होगी, सेम हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम सारी सारी बातें होंगी, बस लाइव नहीं होगी। तो उतना सा बस मुझे आप जो है लिबर्टी दे दो। उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लाइव क्लासेस में मजा आता है। और अब तो भाई दोस्ती अच्छी हो चुकी है, अब तो इट इज आवर 8th क्लास, तो मुझे भी बहुत मजा आता है आपसे लाइव मिलने में और डेली बेसिस पे आपके कमेंट्स देखने में, आपके डाउट्स देखने में। तो कहीं ना कहीं जब वो रिकॉर्डेड सेशन जाता है तो मुझे भी अजीब लगता है, तो पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी क्लास दूंगा आपको, बहुत छोटी क्लास दूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इतनी बड़ी ही क्लास बना के जाऊं कि आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। अगर सैटरडे को छुट्टी हुई तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो खेल खत्म, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सैटरडे को छुट्टी है नहीं शायद, या फ्राइडे या थर्सडे की छुट्टी है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को डेट याद नहीं रहती उतनी, लेकिन थर्सडे या फ्राइडे को है, सैटरडे को नहीं है, इसीलिए मैं आपसे आज ये बात कर रहा हूं, है ना। अगर हॉलीडे होती है तो बहुत अच्छी बात है, तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अपन सीधा मिलेंगे अपने मेन दिन पे। लेकिन अगर इन केस छुट्टी नहीं होती है तो भी आपको आपकी क्लास मिल जाएगी, है ना। अगर छुट्टी नहीं होती है तो देयर विल बी नो एक्स्ट्रा क्लास, फिर वो अगर मैं रिकॉर्ड करके भी जाऊंगा तो मैं आपको दोबारा लाइव पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट ऑल राइट। तो ये हमारी क्लास थी, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। अब एक सेशन में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, एक सेशन में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सिलिया फ्लैजेला, एक सेशन में आप कह सकते हैं कि आपको न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, माइक्रोबॉडीज पढ़ा दी जाएंगी, और उसके बाद साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। यहां पर आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। देन एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत फंडामेंटल लेवल पे, उसे हम लोग कहते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड देन सिस्टमैटिक्स की ओर बढ़ जाएंगे, जहां हम हमारी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक्स उतना हार्ड नहीं है। प्लांट किंगडम थोड़ा टफ लगता है आपको, पर मैं पढ़ाऊंगा तो यू विल बी क्रैकिंग इट लाइक एनीथिंग, आप तो उड़ा दोगे भाई, चीथड़े उड़ा दोगे उसके, है ना। तो आराम आराम से बैठ के पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स बिल्ड करना इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मैं साइटोलॉजी में इतना टाइम दे रहा हूं। आगे आप देखोगे चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी, थोड़ी आसानी से मैनेज हो जाएंगी। ऑल राइट, चलो ओके मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखो। मैं मिलता हूं आपको सीधा शनिवार को एक रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्मेट में, या फिर अलग से जो है आपसे मुलाकात हो जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। किस साइड है भाई, हाँ उल्टा दिखता है कैमरे में। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जब मैं घर पहुंचूंगा आई विल हैव एम्पल टाइम, क्योंकि अपनी क्लासेस तो होंगी नहीं, तो उस टाइम पर हम ऑडियो पॉडकास्ट और कुछ नोट्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार कनेक्ट कर जाइए, अभी एकदम झटके से कंटेंट नहीं आएगा, 3-4 दिन में कंटेंट आना स्टार्ट होगा, पर अच्छा कंटेंट आ जाएगा। आप राजस्थानी हैं सर, मैं कोर राजस्थानी नहीं हूं, वैसे मेरी कर्म भूमि जो है वो हरियाणा है। माय फादर इज फ्रॉम राजस्थान, माय मदर इज फ्रॉम हरियाणा, तो दोनों जगह पे हमारे घर है। जब मेरे पापा आर्मी में सर्व कर रहे थे तो वी मेड अ हाउस इन राजस्थान, एंड व्हेन माय फादर गॉट रिटायर्ड उस टाइम पे वी मेड अ हाउस इन हरियाणा। तो दोनों जगह के। और अभी मैं दोनों ही जगह नहीं रहता, अभी मैं यूपी में रहता हूँ अभी मैं नोएडा रह रहा हूँ दिल्ली के पास, तो थोड़ा सा डाइसी है ना। और बाकी पिताजी के साथ घूमे हैं स्टेट स्टेट, 12 साल की स्कूलिंग मेरी 8 अलग अलग स्टेट से हुई है। तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता मैं कहाँ का हूँ, मैं पूरे भारत का हूँ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा राजस्थान का, थोड़ा हरियाणा का, थोड़ा पंजाब का, थोड़ा तमिलनाडु का, अलग अलग जगह पे घूमे हैं, अलग अलग जगह पर रहे हैं। तो सबके कल्चर का एक छोटा छोटा हिस्सा जो है मेरे अंदर आ चुका है ना। चलो, ऑल राइट एवरीवन। भाई राजस्थान में मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह नहीं रहता जो कि बहुत आपके आसपास हो, ऐसा नहीं है। मेरा गांव बहुत छोटा सा गांव है, और बहुत मुश्किल है मेरे गांव तक पहुंचना, मैं ही बड़ी मुश्किल से पहुंचता हूँ तो आप तो क्या ही पहुंचोगे है ना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा पूरे भारत का मेरे अंदर समाया है भाई, है ना। ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, आर्मी वाले जो होते हैं उनकी फैमिलीज में वही थोड़ा थोड़ा बिल्ड होके आता है, तो अच्छी भी चीज़ है ना। भाई कोई भी डाउट हो कम्युनिटी पर पूछ लेना। आज हमारी कम्युनिटी एक्टिव हो जाएगी, आज हम हमारी ऐप को बढ़िया तरीके से री इंस्टॉल करा लेंगे,
टीम के मेंबर से बात करके, और उसके बाद हम वहां पर भी तुनिक तुनिक स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, चलो मेरे भाई, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। आज हमारा एक लॉन्च है तो मेरे को अभी झटपट भागना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एक हमारा बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है लक्ष्य 2.0, तो मुझे अपनी अगली क्लास हेडक्वार्टर से लेनी पड़ेगी, तो मुझे ऑफिस के लिए निकलना है गड्डी चला के। उससे पहले मुझे भोजन भी करना है, और उसके बाद मुझे जो है अपनी शाही पोशाक भी बदलनी है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर एक तरीके से निक्कर पहन के खड़ा हूँ। निक्कर भी एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, हमारा एक शाही खादी कच्छा है, उसमें मैं अपनी सारी क्लासेस लेता हूँ, है ना। तो इसको भी मुझे चेंज करके एक पेंट में, अभी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने का समय आ चुका है तो एकदम अभी क्रोमेटिन खुले खुले इंटरफेस न्यूक्लियस में एकदम हुल्ले हुलारे हुल्ले हुल्ले खुले खुले पड़े हुए हैं डीएनए। अभी ऐसा पैक होके जाऊंगा, क्रोमोसोम बन के जाऊंगा, इज्जतदार पेंट और शाही जूते, नकली जॉर्डन्स, ये पहन के पहुंचना पड़ेगा मुझे अपने दफ्तर, और वहां जाकर के हम करेंगे एक बैच का लॉन्च, और उस बैच में भी हम लोग फिर पढ़ाएंगे। यस चलो मेरे भाई, ओके। आप तो बड़े ढीठ हो यार मास्टर का मास्टर का इधर इज्जत का दिवाला निकल रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, है ना, कभी दिन आएंगे हमारे भी, हम भी मजे लेंगे। चलो यार, लेट हो जाऊं, इससे पहले खाना खाते हैं, पोशाक बदलते हैं और पहुंचते हैं दफ्तर। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। सैटरडे को अगर छुट्टी होती है तो वी ऑल विल बी फ्री। अगर सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है तो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिखाई दूंगा। आपका विपू भैया, सलाम, शुक्रिया, जय हिंद।